अ वेरी गुड मॉर्निंग। और लास्ट टॉपिक बायोलॉजी का, दैट इज प्लांट किंगडम, जिसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट वन में हम जो डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनकी बात करेंगे, देन एल्गी और ब्रायोफाइटा की, और पार्ट टू में हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल हम पढ़ चुके हैं। वॉट एवर और भी जो उसमें जो एडिशनल दिया होगा वो डेफिनेटली हम देखेंगे। ओके, तो प्लांट किंगडम इस टॉपिक में हमें गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट फिर से खेलना है एक तरीके से। तो एक एक चीजों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी हम पूरा कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्लांट किंगडम, यदि हम विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि उन्होंने 1969 में दिया था, जो कि मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बेस्ड था। तो प्लांट्स जो है, दैट इज प्लांटी जो है वो ये कैसा है, दैट इज मल्टीसेलुलर है और ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। और इसमें ऑर्गन लेवल तक, मतलब रूट, स्टेम, लीफ, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। लेकिन सारे प्लांट्स में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखते हैं। ब्रायोफाइटा और एल्गीज जो होते हैं उनमें ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये रूट, स्टेम एंड लीफ का ऑर्गन लेवल देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्लांट किंगडम। इसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं। ये तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सिर्फ कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दैट इज जैसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी देखते हैं ना, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक सिंगल प्लांट की बात करें तो बहुत सारे उस बाह्य रूप में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। उनमें से कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जो क्लासिफिकेशन दे दिया जाता है वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन हो चाहे लीनियस का क्लासिफिकेशन हो, वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन जो कि वेजिटेटिव, ग्रॉस सुपरफिशियल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे यदि हम जब प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं उसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। लीनियस ने इस क्लासिफिकेशन, जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज कर रहे थे प्लांट के लिए, तो उन्होंने एक, दैट इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में कितने स्टेमन है, एंड्रोशियम की कैसे स्ट्रक्चर है, इस चीज को कंसिडर करके क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। तो यहाँ जो पॉइंट्स बनते हैं, दैट इज वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, सुपरफिशियल, दैट इज बाह्य रूप में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, उनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जो क्लासिफिकेशन प्रपोज होता है दैट इज आर्टिफिशियल। और जो लीनियस है उन्होंने एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर, नंबर्स, इसको ध्यान में रखते हुए अपना क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वल वेटेज, अब जैसे हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है, ठीक है, और लीफ दिखाई दे रही है, तो इस क्लासिफिकेशन में लीफ को भी उतनी ही वेटेज दी गई जितने की एंड्रोशियम को। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्वाइट वेरिएशन शो करते हैं। लाइक यदि इसका बेस्ट एग्जांपल ये ले लेते हैं, एक पौधा है, ठीक है, ये दोनों सेम पौधे हैं, दोनों ही सेम पौधे हैं, इसको भरपूर पानी मिल रहा है, ये इतनी बड़ी लीफ प्रोड्यूस कर रहा है, और ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है तो इसके लीफ साइज छोटा हो गया है, ठीक है, या उस समय के हिसाब से वो एडेप्ट हो गई है, ठीक है। तो मतलब मिनरल न्यूट्रिशन की कमी है या वॉट एवर, कुछ भी कोई स्ट्रेस कंडीशन में है तो उसकी वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन यदि यहाँ पर एक फ्लावर है और इसमें जो एंड्रोशियम में सपोज 5 स्टेमन लगते हैं, तो पानी कम हो चाहे ज्यादा हो, वो 5 स्टेमन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी उसके स्टेमन में हमें 5 स्टेमन है, एंड्रोशियम में 5 स्टेमन देखने को मिलेंगे। तो हम बोलते हैं कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, दैट इज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, उसको अंतर नहीं पड़ता कि पानी कम है तो 5 स्टेमन की जगह एंड्रोशियम 3 स्टेमन के साथ वाला बन जाए, वो 5 ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक कांस्टेंट फीचर हो जाता है, दैट इज कंजर्वेटिव है, सुरक्षित है, वो उसमें वेरिएशन नहीं होगा। जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो ये है वो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, और जो चीज चेंज होते रहते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर यही जो लिखा हुआ है, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर विच इज नॉट एप्लीकेबल। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं, उनमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। तो ये हो गया आर्टिफिशियल। तो क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लीनियस का एंड्रोशियम पर बेस्ड हुआ, इक्वल वेटेज टू रिप्रोडक्टिव एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक।
देन उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को, जब क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बेंथम एंड हुकर ने प्रपोज किया था, इसमें कई सारी कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ आप देखो मॉर्फोलॉजी को भी कंसिडर किया जाएगा बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत सारी सिमिलरिटीज को देखी जाएगी, एम्ब्रियोलॉजी में सिमिलरिटी को देखा जाएगा, एनाटॉमी में सिमिलरिटी को देखा जाएगा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में भी सिमिलरिटी को देखा जाएगा। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये नेचुरल एफिनिटी सिमिलरिटी पर बेस्ड है, जैसे कि एक्सटर्नल फीचर मॉर्फोलॉजी को, इंटरनल फीचर में जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री कि कौन कौन सा, मतलब जैसे सपोज ये 4 प्लांट है, ठीक है, ये एक्स केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्स केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इस फाइटोकेमिकल के बेसिस पे भी हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फीचर्स को कंसिडर करके जो क्लासिफिकेशन होता है, नेचुरल एफिनिटीज को कंसिडर किया जाता है, वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। और बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन इसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या क्लेडियास्टिक की बात करते हैं, तो वो जो भी है उसमें ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस्ड होता है कि कौन किससे बना, इससे ये बने हैं तो इन दोनों में डेफिनेटली सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। एक और है जो इससे नहीं बना है, इससे नहीं बना है, तो ये इनसे सिमिलरिटी कम शो करेगा, कुछ में करेगा लेकिन पूरी सिमिलरिटी नहीं शो करेगा। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है, जो एंगलर प्रेंटल ने प्रपोज किया था, तख्तेजान का क्लासिफिकेशन भी जो होता है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन किससे बना, इन सब के एंसेस्टर कॉमन है तो मोर सिमिलर हो जाएंगे वो। बिटवीन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, एक टैक्सॉन को बिलोंग कर रहे हैं, लाइक एक फाइलम को बिलोंग कर रहे हैं, तो यानी आप जब उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखने जाओगे तो यदि ये एक फाइलम को बिलोंग कर रहे हैं, तो यदि आप इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखो, इसको पीछे लेते जाओ, इनके पूर्वजों को स्टडी करते जाओ, तो आपको पता चलेगा फाइनली जो है ये यहाँ पर इतने सारे एनिमल है 1 2 3 4, यदि इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखो तो ये एक्चुअली एक कॉमन एंसेस्टर से ही ये 4 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ होगा, राइट। तो ये बोल रहा है कि दैट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ओके। तो एंगलर प्रेंटल ने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। अब इसके बाद हमारा जो मेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये 3 है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसके बाद यदि आप इन सिस्टम्स को आप फॉलो कर रहे हो, लाइक मैं क्लासिफिकेशन प्रपोज करने जा रही हूँ और मैंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चूज किया है, इस हिसाब से मैं प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करूंगी। लेकिन अब मुझे कहीं कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि इसे मैं सेम टैक्सा में रखूं या अलग अलग फाइलम में रखूं, सॉरी अलग अलग डिवीजन में रखूं, ठीक है। मुझे 2 प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि इनको मैं तीनों को एक ही स्पीशीज़ में रखूँ या तीनों को अलग अलग स्पीशीज़ बना दूँ। तो उस केस में मैं कुछ और जो टैक्सोनॉमीज हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी। तो यहाँ मेक इट क्लियर, एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़िए कि यदि कुछ क्लासिफिकेशन में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, उसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाती है, और जब हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाती है जिसमें, तो उसे हम एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी है जिसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जा रही है। यहाँ पर एडेंसोनियन के टाइप में है ये, क्योंकि इसमें हमने जितने भी, मान लो एक प्लांट में 100 कैरेक्टर प्रेजेंट है, हमने सबको नंबरिंग दे दी और ये डेटा को हमने कंप्यूटर में अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं तो एक ही टाइम में हम हजारों कैरेक्टर को बहुत आसानी से, हम एक एक करके 1000 कैरेक्टर यदि विदाउट कंप्यूटर हेल्प करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हमने हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी, बहुत सारा डेटा जो है प्लांट का, उस पर्टिकुलर प्लांट का, वो जनरेट कर लिया, हर एक डेटा को एक नंबरिंग दे दी और उसको फीड कर दिया कंप्यूटर में। अब जब कभी भी हम कोई प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, वो डेटा, वो नंबर्स हम फीड करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्लांट सिमिलर हैं कि अलग अलग टैक्सॉन को बिलोंग करते हैं,
ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में जो आपको याद रखना है दैट इज ये, इसमें इक्वल वेटेज दी जाती है, इसमें आप कंप्यूटर की हेल्प लोगे, क्योंकि आप कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हो तो बहुत सारे डेटास को आप कंसिडर कर सकते हो क्लासिफिकेशन के समय। ओके, तो ये चीज हो जाता है। तो कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, नंबर कोड्स आर असाइन टू द ऑल कैरेक्टर, डेटा आर देन प्रोसेस, कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर बिकॉज ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी जो है वो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी सेल की इंफॉर्मेशन पाओगी, लाइक कितने क्रोमोसोम नंबर हैं, उनकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। साइटो आ गया दैट इज सेल से, सेल की स्ट्रक्चर पर, और यहाँ पर जो ज़्यादा कंसिडर किया जाता है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, बिहेवियर और नंबर को कंसिडर किया जाता है। ठीक है। कीमोटेक्सोनॉमी में, कीमोटेक्सोनॉमी में कि वो जो उनके केमिकल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यदि हम 4 प्लांट ले रहे हैं, फिर से एक यदि यहाँ पर ये एक गार्डन में 4 प्लांट है, ठीक है, वो सभी मतलब ऑलमोस्ट सभी सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो इनको हम ये जैसे ये 2 प्लांट है, इनमें क्वाइट सिमिलरिटी, और फिर भी मुझे लग रहा है कि इसको अलग अलग जीनस में रखना है कि एक सेम जीनस में रखना है। तो ऑलमोस्ट मैंने मतलब बाकी के कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलरिटी से मैंने उनको डिसाइड कर लिया है कि हाँ ये शायद तक दोनों एक ही जीनस को बिलोंग करेंगे। इसमें कुछ डिफरेंसेस था, ये अलग अलग जीनस में थे। ठीक है, अब मैं ये कि एक में रखूं या जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसके लिए मैं क्या करूंगी, सीधे उनके प्रोडक्ट की एनालिसिस करूंगी, वो उनमें जो भी एल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उनको एनालाइज करूंगी। यदि इनके एल्कलॉइड में भी सिमिलरिटी है तो ये डेफिनेटली बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हो जाएंगे। तो केमिकल की बेसिस पे हम जब हम केमिकल्स की हेल्प लेते हैं, किसी प्लांट के प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं इस टेक्सोनॉमी में होने वाले कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए, तब उसे हम क्या कहते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, दीज आर यूज टू, ये जितने भी हमने पढ़े दैट इज न्यूमेरिकल, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी, इसलिए यूज किए जाते हैं कि जिससे क्लासिफिकेशन में होने वाले कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। ठीक है, अब इसमें हम पहला लेते हैं दैट इज एल्गी। अब एल्गी के केस में आप ये लेकर के चलिए कि एल्गी जो है वो मोस्टली एक्वेटिक होती है, ठीक है, पानी में, क्योंकि जो जैसे हमने क्लियरली देखा है कि जो लाइफ बनी है वो कहाँ पे बनी है, दैट इज पानी से, जल से स्टार्ट हुआ है जीवन। ठीक है, तो एल्गी जो होती है हमने इन्हें प्लांटी में रखा है, तो प्लांटी क्या होते हैं, एक तो मल्टीसेलुलर होते हैं और दूसरे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो जितने भी हम पढ़ेंगे वो सब अपने में उन सभी में क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो ये बार बार लिखने जैसे चीज नहीं है, बट एनसीईआरटी ने लिखा है, प्लांटी बोल दिया, इट मीन्स कहीं कुछ एक्सेप्शन है, लाइक कस्कुटा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें क्लोरोफिल नहीं है। बाकी यदि हमने प्लांटी बोला है तो वो मल्टीसेलुलर, प्लांटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, मल्टीसेलुलर हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड यानी प्लांट बॉडी में रूट स्टेम लीफ जैसा नहीं दिखाई देता है। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है बिल्कुल सिंपल सी होती है, मतलब आपको रूट स्टेम लीफ नहीं देखने को मिलेगी। तो उस स्ट्रक्चर को, जब वो रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं होती है तो हम उस तरीके की प्लांट बॉडी फॉर्म को क्या कहते हैं, थैलॉइड कहते हैं। ये थैलॉइड हमें एल्गी में भी, प्लांट की किस्म में एल्गी और ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेगा। फंजाई भी जो होता है थैलॉइड होता है, उसमें भी माइसीलियम हाइफी होती है। ठीक है, हाइफीज प्रेजेंट होती है, जिसका नेटवर्क जो होता है या ग्रुप ऑफ हाइफी जो होता है वो माइसीलियम को बनाता है। हम फंजाई पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो एल्गी क्या है, एल्गी प्लांटी को बिलोंग करती हैं, प्लांटी किंगडम में आती हैं। एल्गी जो हो जाएगा वो डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक, लार्जली एक्वेटिक, और लार्जली एक्वेटिक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी होती है। और एक एल्गी का नाम याद रखो, सिफेल्यूरोस, जो कि ग्रीन एल्गी है, वो पैरासिटिक एल्गी होती है जो कि चाय के पौधों में, टी प्लांट्स में रेड रस्ट डिजीज को कॉज करती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दैट इज, ये सिंपल है, थैलॉइड है, मोस्टली एक्वेटिक है, लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं। ठीक है, और ये फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, लाइकेन में फंजाई के साथ प्रेजेंट होती हैं, और स्लॉथ बियर में भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। इसकी इमेज अभी हम देखते हैं। और इसके अलावा हमने सिफेल्यूरोस जो एल्गी है, जो कि ग्रीन एल्गी है, उसका देखा कि वो पैरासिटिक भी होती है। ठीक है,
लेकिन एक आध को है तो ये नहीं कि हम उसको कंसिडर करके अपना क्वेश्चन गलत करके आ गए। एल्गी प्लांटी है, दैट मीन्स इट इज ऑटोट्रॉफिक है। कुछ एक्सेप्शन हर जगह पे प्रेजेंट है। हमने क्लियरली पढ़ा था कि पैरासिटिज्म ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऐसा इंटरेक्शन है जो कि हर कोई रखना चाहेगा, जिसमें हमें फ्री लॉजिंग एंड फ्री मील मिलते हैं। तो ये ओके, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट है वो भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर देते हैं। तो अब इसके अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम स्लॉथ बियर का एग्जांपल दे रहे हैं और लाइकेन का एग्जांपल दे रहे हैं। इसके अलावा कॉलोनी के रूप में होती है ये वॉलवॉक्स और यूडोराइना। वॉलवॉक्स और यूडोराइना दोनों ही ग्रीन एल्गी हैं। कुछ एल्गी फिलामेंट के फॉर्म में होती हैं, जिसका एग्जाम्पल हम यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा मरीन कैल्प हुए, ये सारे जो हैं किस फॉर्म में, फिलामेंट के फॉर्म में। फिलामेंट यानी इस तरीके से होंगे, कॉलोनियल यानी ग्रुप में इस तरीके से कॉलोनी बना करके रखेंगे, जो कि वॉलवॉक्स और यूडोराइना में है। और वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, सिनोबियम। ठीक है, ये फिलामेंटस फॉर्म है। तो एक्टोकार्पस हुआ, कैल्प हुआ, यूलोथ्रिक्स हुआ, स्पायरोगायरा हुआ, ये सब जो है फिलामेंटस फॉर्म को शो करते हैं। देन ये स्लॉथ बियर का एग्जांपल है। स्लॉथ बियर के हेयर जो होते हैं क्वाइट, इसमें पानी बहुत होता है तो यहाँ पर एल्गी ग्रो कर जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये देखो ये ग्रीन कलर का, तो यहाँ एल्गीज हैं। तो एल्गीज जो हैं उनको यहाँ से वाटर और रहने के लिए जगह मिल रही है। इसके रिटर्न में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, तो एल्गी तो अपने लिए जगह ले रही है वहाँ पर, इसके हेयर्स में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर रही है और फोटोसिंथेसिस कर रही है। क्योंकि वो एल्गी ग्रीन कलर की है तो ये इसको ग्रीन कलर का अपीयरेंस दे रही है, जिससे ये कैमोफ्लैगिंग में इसको हेल्प हो जाएगी। ये पत्तियों के बीच अपने आप को छुपा पाएगा। ठीक है, तो ये स्लॉथ बियर का सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी के साथ है। अब यहाँ पर एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी टाइप का होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज मेनली फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे कि स्पायरोगायरा। तो फ्रेगमेंटेशन हम कई बार देख चुके हैं। स्पायरोगायरा है, ये स्पायरोगायरा की सेल है, यहाँ से इसके दो टुकड़े हो गए, ये एक नया फिलामेंट बन जाएगा और इसका एक नया फिलामेंट बन जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जू स्पोर के थ्रू होता है। तो जू स्पोर जो होते हैं इनमें तो हम देखते हैं कि एपिकल टिप पर फ्लैजेला प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इक्वल साइज के फ्लैजेला प्रेजेंट, सॉरी ये तो अभी हम एल्गी के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, जस्ट मिनट, अभी हम एल्गी, ग्रीन एल्गी वगैरह के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अभी हम सिंपल मतलब हम देख रहे हैं कि एल्गीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो कि फ्रेगमेंटेशन देखा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई टाइप के स्पोर बनते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो स्पोर बनता है वो जू स्पोर बनता है, दैट इज वो मोटाइल स्पोर होता है क्योंकि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एप्लेनोस्पोर भी बनता है, एकाइनिड्स का भी फॉर्मेशन होता है। यूलोथ्रिक्स जो होता है जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एकाइनिड्स बनाता है। एकाइनिड्स क्या होता है, ये जैसे सेल है, ये सेल है, ये फूड स्टोर कर लेगी। ठीक है, फूड स्टोर करके बड़ी हो गई और जब ये अनफेवरेबल सीजन में पड़ी है, जैसे ही फेवरेबल सीजन हुआ ये डिवाइड होकर के एक नया फिलामेंट इसने बना लिया। ठीक है, तो एकाइनिड्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कि यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम साइनोबैक्टीरियाज में भी एकाइनिड्स का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन एकाइनिड्स देख लिया। मोस्टली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा होता है, लेकिन इसमें थिन वॉल्ड ऑटोस्पोर भी बनते हैं, थिक वॉल्ड हिप्नोस्पोर भी बनते हैं। इसके अलावा यदि हम एप्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर का भी फॉर्मेशन देखते हैं, तो और भी कई तरीके हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन तरीका जो है वो जू स्पोर बना करके होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस टर्म सब क्लियर है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ के आ चुके हैं। आइसोगेमस यानी मेल एंड फीमेल गैमेट दिखने में भी और फिजियोलॉजी में, दैट इज एक्टिविटी में भी सिमिलर होते हैं। तो आइसोगेमी में के केस में हम देखते हैं, यूलोथ्रिक्स के केस में यूलोथ्रिक्स के केस में फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बनते हैं, जो कि जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। तो आइसोगेमी, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल आइसोगेमी आपको यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलती है, लेकिन स्पायरोगायरा के केस में भी आइसोगेमी है, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकल आइसोगेमी है। यानी स्पायरोगायरा के मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, हमने एक देखा यूलोथ्रिक्स, राइट। यूलोथ्रिक्स में हमने क्या देखा, मॉर्फोलॉजिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी, वो आइसोगेमी थी। स्पायरोगायरा के केस में उसके जो गैमेट्स होते हैं दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो गए,
लेकिन हम यह बता पाते हैं क्योंकि एक गैमेट जो है चल करके आता है फीमेल गैमेट के पास, तो जो चल करके मूव हो रहा है वो हो गया मेल गैमेट और ये हो गया फीमेल गैमेट। लुक वाइज मॉर्फोलॉजिकली दोनों आइसोगैमेट है, लेकिन एक्टिविटी दैट इज फिजियोलॉजिकली वाइज देखो तो ये एनाइसोगेमी को शो करता है। ये क्वेश्चन आता था पहले बहुत आता था, बट अब तो जनरली एनसीईआरटी लेवल पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बट मतलब इतना ध्यान रखना है यूलोथ्रिक्स में फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल दोनों ही टाइप की आइसोगेमी है। स्पायरोगायरा में आइसोगेमी है मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर, बट उसके में गैमेट्स जो होते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी लेवल पर एनाइसोगेमी शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ, एक चीज और याद रखो, हम स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स नाम है इसमें, तो स्पायरोगायरा में मोटाइल सेल कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं। ठीक है, दो याद रखना, स्पायरोगायरा और उसके बाद रोडोफाइसी, इन दोनों की लाइफ साइकिल में कहीं पे भी मोटाइल दैट इज फ्लैजिलेटेड सेल आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हम दोनों को पढ़ रहे हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा दोनों फिलामेंटस हैं। ठीक है, दोनों आइसोगेमी शो कर रहे हैं, वो डिफरेंस हमने बात कर ली है। लेकिन यूलोथ्रिक्स में देखो फ्लैजिलेटेड सेल बन रही है, स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद एनाइसोगेमी दैट इज दो मेल एंड फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट हो गया और ये मेल गैमेट हो गया। ठीक है, तो ये डिफर दिख रहे हैं, एक्टिविटी में भी डिफर करेंगे और मॉर्फोलॉजी में भी डिफर करेंगे। तो एनाइसोगेमी यूडोराइना का बॉडी फॉर्म क्या था, कॉलोनियल था। क्लियर। एंड ओगेमस जो है हम देखते हैं वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि किसमें आइसोगेमी देखने को मिल रहा है। तो हमने जरूर स्पायरोगायरा को एक लेवल पे ज़्यादा जाके पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमी। बट यदि सिंपल सा क्वेश्चन आता है, उसमें पूछता है कि कौन आइसोगेमी शो करता है, एक उसमें ऑप्शन है स्पायरोगायरा, दूसरा ऑप्शन है यूडोराइना, तीसरा ऑप्शन है वॉल्वॉक्स, चौथा ऑप्शन है फ्यूकस। तो हम आपको फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमी को बिल्कुल भूल करके सीधे से स्पायरोगायरा को टिक करना होगा। ओके, तो अब यहाँ पर इसको एक बार यहीं पर रिवाइज करो। आइसोगेमी यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, एनाइसोगेमी यूडोराइना को साथ में और याद करो कि उसका कॉलोनियल फॉर्म होता है जिसे हम सिनोबियम कहते हैं, जैसा कि वॉल्वॉक्स में देखने को मिलता है। देन इसके बाद ओगेमी जो है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में देखते हैं। ओके, देन एल्गी का यूज, मतलब हम हमारे लिए एल्गी कैसे यूज करती हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल, मतलब हम अपना स्वार्थ तो हर जगह देखने से पहुंच ही जाते हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि भाई एल्गी हमारे लिए क्या काम करके देती है। तो यूज ऑफ एल्गी मतलब जो भी वर्ल्ड में जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उसका 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो होता है वो एल्गी के थ्रू होता है। ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो भी अर्थ में जो भी फोटोसिंथेसिस होती है वो एल्गी के थ्रू होती है, कैरिड आउट बाय एल्गी, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, तो जहां कहीं पे भी एल्गी होगी उसके आसपास ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट बढ़िया बना रहेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर इन ऑल एक्वेटिक एनिमल, तो जब ये जो है हम क्लियरली पढ़ रहे हैं कि एल्गीज जो होती हैं वो लार्जली एक्वेटिक हैं। यदि एल्गी वाटर बॉडीज में प्रोड्यूसर का काम कर रही हैं तो एक्वेटिक फूड चेन में वो तो क्या हो जाएंगी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को बनाएंगी। तो एक्वेटिक फूड चेन का जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो मोस्टली एल्गी से ही बनता है। ओके, तो ये हो गया। और इसके बाद अब खाने के रूप में देखा जाए तो मरीन एल्गी की 70 स्पीशीज जो समुद्र में पाई जाने वाली एल्गीज हैं, मिलने वाली एल्गीज हैं, उसके में से 70 स्पीशीज जो हैं वो हम खाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम, ये सब खाया जाता है। यदि आप जापानीज सी फूड की बात करते हैं तो जापानीज, चाइनीज जो हैं इन एल्गीज वगैरह को बहुत ज़्यादा खाते हैं। ओके, सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस। अब इसके अलावा ये तो हमने देख लिया, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लिया कि दैट इज हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज डन बाय एल्गी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है उसमें जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो मोस्टली एल्गीज ही बनाती हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि मरीन एल्गी जो है उनकी कुछ 70 स्पीशीज को हम एज अ फूड यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फाइकोकोलॉइड्स यानी दैट इज ये जैसे अब यहाँ पे हम
रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी की बात करें तो उनकी इनर वॉल तो है वो सेलुलोजिक है, ऊपर हम देखते हैं कि कुछ एल्जीनेट म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है, जैसे एल्जीन जो है फाइकोकोलॉइड है। यहाँ पर कुछ नहीं, ब्राउन एल्गी की जो इनर वॉल तो सेलुलोजिक हो गई और बाहर की वॉल उसके ऊपर जो है म्यूकस का डिपोजिशन है, जो कि क्या है, पॉलीसेकेराइड है, दैट इज एल्जीनिक एसिड, उसमें एल्जीनिक एसिड भी प्रेजेंट है। वैसे ही हम कैरागीन देखते हैं तो कैरागीन का भी इसी तरीके से रहता है। तो ये क्यों एल्गी प्रोड्यूस करती हैं कि एल्गी पानी में है, यदि सपोज स्ट्रेस कंडीशन, वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो रही है किसी भी तरीके से, तो वो उनको सूखने से बचा सके। या जैसे समुद्र है, समुद्र में यहाँ ये एल्गी ऊपर है तो यहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो ये फाइकोकोलॉइड्स हैं जो हम एल्जीन पढ़ेंगे या हम कैरागीन पढ़ेंगे या हम अगर पढ़ेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये इनको सूखने से बचाते हैं या बहुत लो टेम्परेचर में फ्रीजिंग से बचाते हैं। और ये अपने लिए बना रहे थे, इसका हमने कमर्शियल यूज देखा कि आइदर एल्जीनिक एसिड है या कैरागीन है, तो ये थिकनर या एमल्सीफायर के रूप में यूज किए जाते हैं। थिकनर यानी कोई भी चीज है उसको जैसे आप सिंपल लिक्विड सोप देखते हो, तो लिक्विड सोप जो रहता है वो थिक रहता है, तो वहां जो है ये थिकनर मिलाए जाते हैं, लाइक एल्जीन हो गया, कैरागीन हुआ, इन्हें मिला करके उसको एक थिक सॉल्यूशन के रूप में रखा जाता है, ठीक है। तो चाहे जैसे एल्जीन है वो आइसक्रीम में मिलाया जाता है, पुडिंग में मिलाया जाता है, तो उस तरीके से वो एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाते हैं। इमल्सीफायर यानी जैसे मेयोनीज वगैरह को आप कई दिन तक छोड़ दो ना, तो क्या होगा, ये जैसे मेयोनीज की बॉटल है, ये मेयोनीज की बॉटल है, तो ये जब ताजा रहता है, मतलब खराब नहीं हुआ है, तो ये पूरा की पूरा एक बराबर से मेयोनीज यहाँ पे रखा रहेगा। कई दिन तक आप उसको छोड़ दोगे ना तो नीचे पानी दिखाई देने लगेगा और ऊपर ये सफेद सफेद मेयोनीज है या वॉटेवर जो भी कलर की है। तो ये जो इमल्सीफायर की वजह से ये पूरा की पूरा एक जैसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी की बात कर रहे हैं तो एल्जीन ऑब्टेन करेंगे हम, इससे कैरागीन ऑब्टेन करेंगे, कैरागीन हम रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, एल्जीन हम ब्राउन एल्गी दैट इज फियोफाइसिस से ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा हम अगर जो है वो रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर जो है, जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो हम क्लियरली पढ़ते हैं ये सल्फेटेड गैलेक्टोज होता है, ठीक है, सल्फेटेड गैलेक्टोज होता है अगर। और अगर का यूज क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर में। जैसे कल्चर क्या होता है, कल्चर में हमें सपोज मुझे यहाँ बैक्टीरिया इस पेट्री डिश में ग्रो कराना है, मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए इसमें, तो एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी जो है वो उसमें मैं अगर पाउडर के रूप में होता है घोल दूंगी, तो वो एक थिक कंसिस्टेंसी का बन जाएगा, जिसमें कि मैं सारे जो बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को मैं उसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो अगर एज अ कल्चर मीडियम यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में, ओके। तो ये हो गया यूज्ड एज फूड, ये देख लिया था, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम। 70 मरीन एल्गी को हम एज अ फूड यूज करते हैं। सर्टेन मरीन एल्गी, मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलॉइड्स, लाइक हाइड्रोकोलॉइड्स यानी जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, जैसे कि एल्जीन, तो हाइड्रोकोलॉइड्स है और ये प्लांट से बन रहा है तो हम इसे फाइकोकोलॉइड्स भी कहते हैं। एल्जीन ब्राउन एल्गी से, कैरागीन रेड एल्गी से, कैरागीन कॉन्ड्रस, कौन सी एल्गी से मिलता है हमें, कॉन्ड्रस एल्गी से, ये रेड एल्गी है, ठीक है। यूज कमर्शियली अगर जो है जेलिडियम ग्रेसिलेरिया जो कि रेड एल्गी है, जो कि कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए कल्चर मीडियम में यूज किया जाता है। इसके अलावा इनका यूज यदि हम देखें तो आइसक्रीम, जेलीज बनाने में भी किया जाता है। क्लोरेला को देखते हैं तो प्रोटीन रिच है, तो उसे हम फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। इवन जो स्पेस में जो स्पेस ट्रैवलर है वो भी क्लोरेला को एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में अपने साथ लेकर के जाते हैं और वही खाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया एल्गीज का। अब इसके बाद तो भी रुकते हैं, एल्गीज को हम डिवाइड करते हैं, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। मेनली हमें क्योंकि ये चीज आप बिल्कुल क्लियर रखो कि बस ये मत ले लेना कि 3 ही क्लास है,
हम बिल्कुल एलिमेंट्री नॉलेज लेते हैं 11th एंड 12th में बायोलॉजी के हर एक टॉपिक का। तो एक लाइन लिखी है तो उसको आप वहीं पे उससे रिलेटेड चीज़ों को ही समझेंगे, उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे लाइक अभी एक क्वेश्चन आया था दैट इज कि न्यूरॉन्स में एक्वापोरेंस होते हैं तो एंडोऑस्मोसिस होके वो बस्ट क्यों नहीं होता। तो उसमें बहुत सारे, एक न्यूरॉन्स पे ही हमें इतनी मोटी बुक पढ़ने लायक आप लोग ही हो गए आगे चल के, यदि आप न्यूरो साइंस में ही आगे जाते हो एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन में, तो डेफिनेटली इतनी मोटी बुक आपको न्यूरॉन में पढ़ने के लिए, न्यूरॉन को पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। तो सो सिंपल, दैट इज हम 3 मेन क्लासेस, ठीक है, केवल 3 क्लासेस नहीं है बल्कि 3 मेन क्लासेस है, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। और यहाँ पर ये जो मेनली एल्गीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो उसमें कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। अब हम सबसे पहले लेते हैं क्लोरोफाइसी को। तो क्लोरोफाइसी जो है वो ग्रीन एल्गी है और ये यूनिसेलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकती है। अब एक चीज और, ये जो हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को हमको किस में रखना है, उसको हम प्रोटिस्टा में रखें कि एल्गी में रखें। तो अब फिर से मैं एक बार यही बोल रही हूँ, उस समय भी मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी बोला था, यदि क्वेश्चन लिखा हुआ क्लियरली आ रहा है कि विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि यूनिसेलुलर हैं उनकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो आपको सीधे प्रोटिस्टा में रखना है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन रहा है कि क्लोरेला बिलोंग्स टू विच ग्रुप, उसमें क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी ऐसा दिया हुआ, देन यू हैव टू टेक क्लोरोफाइसी। ओके, तो सिंपल सा है, एनसीईआरटी ने इसको दोनों जगह मेंशन किया है, तो आपको भी क्वेश्चन को की लैंग्वेज को पढ़ के उसको आंसर करना होगा। ठीक है, तो दैट इज यहाँ क्लोरोफाइसी में यदि हम देखते हैं तो यूनिसेलर जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कॉलोनियल, सिनोबियम, सॉरी कॉलोनियल में कॉलोनी को हम सिनोबियम के नाम से जानते हैं जो कि हम वॉलवॉक्स और यूडोराइना में देखते हैं। फिलामेंटस, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, मतलब बाकी जो अधिकतर एल्गीज जो हैं वो फिलामेंटस फॉर्म को ही शो करती हैं। थियोफाइसी में जो भी फिलामेंट्स होंगे वो ब्रांच्ड फिलामेंट ही होंगे। ठीक है, इसका कलर जो होता है बहुत ग्रास ग्रीन कलर होता है क्योंकि इसमें हायर प्लांट के समान क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का शेप कई टाइप के शेप में दिखाई देता है। यदि आप देखो तो डिस्कॉइड जो है कारा एल्गी, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कारा में हमने ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल पढ़ा था, वही कारा है, ये ग्रीन एल्गी है। ठीक है, रेटिकुलेट एक ग्रीन एल्गी है, उडोगोनियम नाम यहाँ दिया है तो इसलिए इसका नाम भी याद रखना, उडोगोनियम। कप शेप क्लेमाइडोमोनास में, स्पाइरल या रिबन शेप जो होता है वो किस में देखने को मिलता है हमें, स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा में ये रिबन शेप देखने को मिलेगा, साथ में इसके मार्जिन जो होंगे क्लोरोप्लास्ट के वो वेवी होते हैं। ठीक है, और गर्डल शेप जो है आपको यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेगा। अगेन डिस्कॉइड कारा, रेटिकुलेट उडोगोनियम, कप शेप क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरल रिबन शेप स्पायरोगायरा विथ वेवी मार्जिन, गर्डर्ड यूलोथ्रिक्स, और इसके अलावा स्टार शेप एक ग्रीन एल्गी है जिग्निमा उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। और इस क्लोरोप्लास्ट में अभी हम यही पढ़ रहे हैं ना कि ग्रास ग्रीन कलर जो है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल ए एंड बी के बारे में है, क्लोरोप्लास्ट का शेप हमने पढ़ा। अब इन क्लोरोप्लास्ट में जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें हम देखते हैं पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली ये रिजर्व फूड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सेंटर पे प्रोटीन होता है और उसको सराउंड करते हुए स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो ये पायरेनॉइड्स स्टोरेज बॉडी होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। कुछ ग्रीन एल्गी जो है, मतलब ग्रीन एल्गी का मेन स्टोरेज फूड जो होता है वो स्टार्च होता है, लेकिन कुछ ग्रीन एल्गी ऑयल्स को भी ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भी फूड को स्टोर करके रखती हैं। आउटर वॉल जो है इसकी पैक्टिन की बनी होती है और इनर वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म में देखो तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। ठीक है, ये जो है ये क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ओके,
अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पायरोगायरा के बारे में देख लेते हैं। तो स्पायरोगायरा के बारे में आप देखो, स्पायरोगायरा फिलामेंटस एल्गी है जिसकी लाइफ में कोई भी मोटाइल सेल नहीं होती। मतलब स्पायरोगायरा ना ही तो फ्लैजिलेटेड गैमेट प्रोड्यूस करती है, ना ही जूस्पोर प्रोड्यूस करती है। ये अनब्रांच्ड फिलामेंट होता है, आइदर इट इज स्पायरोगायरा या यूलोथ्रिक्स। इनका फिलामेंट जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, एक चीज और से याद रखना कि जो एल्गीज होती हैं वो मोस्टली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। एल्गी को कंपल्शन नहीं है कि उसको एम्ब्रियो बनाना है। इसके बाद जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल हम ब्रायोफाइटा पे रूल इम्पोज कर देंगे कि आपको एनी हाउ एम्ब्रियो बनाना ही है। तो ब्रायोफाइटा वाज द फर्स्ट ग्रुप जिसने एम्ब्रियो बनाना एक नियम के रूप में शुरू कर दिया था। एल्गीज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करती हैं, डिप्लॉन्टिक भी शो करती हैं, जैसे कि फ्यूकस। और एल्गी जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दैट इज अल्टर्न क्लियरली स्पोरोफाइट एंड दो टाइप की जनरेशन क्लियरली विजिबल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो एल्गी एक ऐसा ग्रुप है जो तीनों टाइप की लाइफ साइकिल को शो करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होती हैं वो हैप्लॉन्टिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पायरोगायरा की बात कर रहे हैं। तो स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट है वो अनब्रांच्ड होता है। इसकी लाइफ साइकिल में मोटाइल सेल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। स्पायरोगायरा में एक चीज रिबन शेप और वीवी हम देख चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद एक चीज और है, दैट इज इसमें जो है कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये इसमें जरूर पूछता है। कॉन्जुगेशन में ये है कि स्पायरोगायरा की कुछ स्पीशीज जो है मोनोइशियस है, कुछ स्पीशीज जो है डायोशियस है। ठीक है, सपोज ये मोनोइशियस है यानी मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों यहीं पर बनेंगे। तो ये आइसोगेमी करता है, लेकिन हमने फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी स्पायरोगायरा में देखी है। तो ये एक फिलामेंट है, एक फिलामेंट की एक सेल ने ये गैमेट बनाया, दूसरे इसी फिलामेंट की दूसरी सेल ने ये गैमेट बनाया। इनके बीच में इस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, ये गैमेट निकल के आया और इसके साथ फ्यूज हो गया, दैट इज जाइगोट का बनना हुआ। जाइगोट बन करके थिक वॉल्ड हो जाएगा जिसे हम जाइगोस्पोर कहेंगे। और जाइगोस्पोर जब जर्मिनेट होता है उस समय इसमें मियोसिस होती है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जो जर्मिनेट होकर के फिर से स्पायरोगायरा को प्रोड्यूस करेंगे। यानी यदि हम स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, इन सब क्लेमाइडोमोनास, इन सब की लाइफ साइकिल को देखते हैं तो इनकी लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ जाइगोट ही डिप्लॉयड दिखाई देती है। अदरवाइज ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हैप्लॉयड है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं ये। क्लियर? तो यहाँ जो मुझे स्पायरोगायरा में आपको ये बताना है, दैट इज इसमें कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पायरोगायरा मोनोइशियस और डायोशियस दोनों होते हैं। मोनोइशियस हैं तो एक ही सेल, एक ही फिलामेंट है, उसकी दो सेल ने गैमेट्स बना लिए। एक जो गैमेट मूव होके आ रहा है वो मेल गैमेट है, वो कौन सा है? मेल गैमेट है। और जो गैमेट अपनी जगह से हिला डुला नहीं, वो कौन सा गैमेट है? फीमेल गैमेट है। अब यही यदि डायोशियस है तो इसमें हम देखेंगे एक जो है गैमेट बनाया, ये भी गैमेट बनाया, दिखने में दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बीच में ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी। अब ये इसी तरीके से है, आगे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी इन सेल्स ने भी ऐसे गैमेट्स बनाया, यहाँ पर ये फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी। तो ये सीढ़ी जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। ये तो यहाँ पर ये वाला जो था ये लेटरल कॉन्जुगेशन है। ठीक है, लेटरल कॉन्जुगेशन में यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है साइड से बनी, इससे निकल के यहाँ से निकलने के लिए रास्ता यहाँ पे दिया गया। समटाइम ये होता है कि ये यहीं बीच से भी डिसॉल्व होकर के मेल गैमेट यहाँ आ जाता है। तो लेटरल कॉन्जुगेशन जो होता है वो आपको सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही सेल में एक ही फिलामेंट में दो सेल जो है गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मोनोइशियस स्पीशीज है तो आप लेटरल कॉन्जुगेशन देख पाओगे, और यदि डायोशियस स्पीशीज है तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, क्योंकि एक मेल गैमेट बना रहा है, दूसरा फीमेल गैमेट बना। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी की बात की है हमने। ठीक है, तो ये सीढ़ी, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के कारण ये सीढ़ी लाइक संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो जो जिसमें सीढ़ी बन रही थी दैट इज कॉल्ड स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, जब एक ही फिलामेंट यूज हो रहा था और उसमें कॉन्जुगेशन प्रोसेस हो रही थी, दैट इज कॉल्ड लेटरल कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब इसके बाद स्पायरोगायरा वर्सेस यूलोथ्रिक्स देखते हैं। तो स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स में स्पायरोगायरा, ये यूलोथ्रिक्स में बना रही हूँ। ठीक है, ये यूलोथ्रिक्स है, इसमें ये एपिकल सेल है, ये होल्ड फास्ट है जो उसको सबस्ट्रेटम से फिक्स रख रहा है, जबकि जो हमारा स्पायरोगायरा है उसमें ऐसा कुछ भी एपिकल और होल्ड फास्ट जैसा डिफरेंशिएशन नहीं है। तो दोनों ही अनब्रांच्ड फिलामेंट हैं, लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है। उसने अपने आप को एक जगह फिक्स रखने के लिए होल्ड फास्ट
और डिवीजन के लिए एपिकल सेल बना लिया, जबकि यहाँ हर एक सेल को डिवाइड होना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यूलोथ्रिक्स इज मोर एडवांस देन स्पायरोगायरा, या मोर डिफ्रेंशिएट होता है स्पायरोगायरा के से। तो ये सारी चीजें जो हैं दैट इज वो किससे रिलेटेड हो गई, हमारी क्लोरोफाइसी एल्गी से, दैट इज ग्रीन एल्गी से। ओके, अब इसके बाद फियोफाइसी पर आते हैं। तो फियोफाइसी जो है इसको ब्राउन एल्गी कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर इसका ब्राउन कलर जो है वो इसमें कितने अमाउंट में जेंथोफिल जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जेंथोफिल और इसके अलावा दैट इज फ्यूकोजेंथिन, ये इसको जो है ब्राउन कलर प्रोवाइड कराते हैं। यदि हम ब्राउन एल्गी का कलर देखें तो ऑलिव ग्रीन से लेकर के डिफरेंट शेड हमें ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। तो ब्राउन कलर के जो डिफरेंट शेड दिखाई दे रहे हैं उसमें जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उस हिसाब से ब्राउन शेड अपेयर होंगे। ओके, तो फियोफाइसी प्राइमरली मरीन हैबिटेट, समुद्र में ही पाई जाती हैं, सभी फिलामेंटस फॉर्म है और सारे फिलामेंट ब्रांचिंग शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्लांच्ड केल्प। हाँ, इसमें जो एक हम फियोफाइसी में एक केल्प वर्ड पढ़ते हैं, तो केल्प यानी बहुत बड़ी बड़ी जायंट एल्गी। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी एल्गी यानी 100 मीटर तक की लंबी लंबी एल्गीज हो जाती हैं इसमें, और जब शिप चलते हैं तो शिप की ब्लेड से ये फंस जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज केल्प जो है, केल्प यानी बहुत बड़ी ब्राउन एल्गी को हम केल्प कहते हैं। जैसे नेरियोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस जो है 40 से 60 मीटर लंबी तक होती है। ठीक है, वैसी नेरियोसिस्टिस जो वो भी ब्राउन एल्गी है, वो भी 40-40 मीटर लंबी होती है। ओके, तो यहां पर ये याद रखिए, केल्प जो है, केल्प बड़ी ब्राउन एल्गीज जो होती हैं कई कई मीटर लंबी होती हैं, उनको हम कहते हैं केल्प। तो लेमिनेरिया भी केल्प है, नेरियोसिस्टिस भी केल्प में आता है, इसके अलावा मैक्रोसिस्टिस भी जो है केल्प में आता है। माइक्रोसिस्टिस जब हम पढ़ते हैं तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। मैक्रोसिस्टिस जो है वो ब्राउन एल्गी है। ओके, तो यही है, यहां पर वही फिलामेंटस फॉर्म है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच। केल्प का बताया कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ये, इनमें क्लोरोफिल ए और सी। तो अभी ग्रीन एल्गी में हमने क्या देखा, क्लोरोफिल ए और बी था, यहाँ फियोफाइसी में ये क्लोरोफिल ए और सी हो गया। कैरोटेनॉइड्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, इसके अलावा इसका कलर ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर है, और किसमें जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन के अमाउंट पर ब्राउन कलर की शेडिंग डिसाइड होती है। फ्यूकोजेंथिन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही डार्क ब्राउन होता जाएगा। इसमें जो फूड स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि लेमिनेरिन मैनिटॉल होता है। ये लेमिनेरिन मैनिटॉल जो है वो शुगर अल्कोहल होते हैं। ठीक है, आउटर वॉल जिलेटेड, आउटर वॉल में मैंने ये आपको क्लियर बोला है कि जो इनर वॉल है वो तो सेलुलोजिक हो गई, ये सेलुलोज है, इसके ऊपर जो है ये म्यूसिलेज डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज एल्जिनेट वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, जो इन एल्गीज को सूखने से या बहुत लो टेम्परेचर है तो फ्रीजिंग से भी बचाता है। ठीक है, तो दैट इज, हमने यहां तक आ गए थे, दैट इज आउटर वॉल जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन प्लांट बॉडी। हाँ, अब इसकी जब हम ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी में फिर से जैसे डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। वो डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से होता है कि यदि आप देखोगे तो इसमें सबस्ट्रेटम पर अटैच करने के लिए होल्ड फास्ट होता है, फिर ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर स्टाइप होती है, और फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है जिसे कि हम फ्रॉन्ड या ब्लेड कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्टाइप कह रहे हैं और इसको हम होल्ड फास्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंडर में है, सबने मतलब एल्गी बनी, फिर ब्रायोफाइटा बने, एल्गी में भी कई टाइप की एल्गीज बनी, तो ये अपने सर्वाइवल के लिए हर तरीके से इवॉल्व हो रहे थे। तो ब्राउन एल्गी ने अपनी प्लांट बॉडी को, ये है थैलॉइड ही, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, ये है थैलॉइड ही, लेकिन थैलस में भी हम ये डिफ्रेंशिएशन देख पा रहे हैं। और फ्रॉन्ट जो है लीफ के समान हो जाती है, लीफ की एनालोगस, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रही है, और लीफ जो है वो भी फोटोसिंथेसिस, दैट इज एनालोगस ऑर्गन हो जाएंगे, क्योंकि एनाटॉमी में ये एंटायरली डिफरेंट है। हम एनाटॉमी पढ़ के आ चुके हैं कि लीफ की एनाटॉमी क्या होती है, क्या मिजोफिल, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में यदि हम देखते हैं तो जो उसकी थैलॉइड प्लांट बॉडी है उसमें क्वाइट डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। होल्ड फास्ट जो एक रूट की तरीके से सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखता है, ये स्टाइप हो गया, फ्रॉन्ट जो कि लीफ लाइक होती है। ओके,
तो प्लांट बॉडी इज होल्ड फास्ट, स्टॉक, फ्रॉन्ड, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन आप सब में कॉमन ले लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर बाई फ्लैजिलेटेड पियर शेप्ड पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म यानी कैसा हो जाता है ये, दैट इज इस शेप का, इस तरीके का, सॉरी पियर शेप्ड, ठीक है, पियर शेप्ड इस तरीके का अनाशपति के आकार का ये हमें दिखाई देता है इनका जो स्पोर, जो कि बाई फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइफ्लैजिलेटेड पियर शेप या पायरीफॉर्म जो स्पोर विथ टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और गैमेट पायरीफॉर्म हो जाएंगे, वही पियर शेप हो जाएंगे विथ टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। वो इमेज में उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। Gametes pyriform with two laterally attached flagella. Common example Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus. देखो बेटा इन जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, इनको बहुत अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि इसमें वही होगा कि कुछ ग्रीन एल्गी का नाम दे दिया, कुछ ब्राउन एल्गी का, इसमें से सेलेक्ट करो कितनी ब्राउन एल्गी हैं, या इसमें से सेलेक्ट करो कितने में क्लोरोफिल सी आप देख पाओगे या फ्यूकोजेंथिन देख पाओगे। तो इनके थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस, ये बिलोंग करती हैं दैट इज किसको, ब्राउन एल्गी को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी दैट इज रेड एल्गी। रेड एल्गी में जो एक फाइकोबिलिन है आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, इसकी प्रेजेंस के कारण जो ये है ये रेड कलर की दिखाई देती है। हम देखो जब साइनोबैक्टीरिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, वहां पे भी हमने फाइकोबिलिन की प्रेजेंस देखी थी। वहां हमने इसको सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन बोला था। सी यानी साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ये आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, ये रेड एल्गी के लिए हो गया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू कलर की दिखाई देती है क्योंकि उसमें अधिक अमाउंट में फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है। रेड एल्गी रेड कलर की दिखाई देती है, तो यहाँ पर आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन फाइकोइरिथ्रिन का ज्यादा अमाउंट होने के कारण रेड एल्गी जो है वो रेड कलर की, या रोडोफाइसी जो है वो रेड कलर की दिखाई देती है। तो रोडोफाइसी है रेड एल्गी ड्यू टू आर फाइकोइरिथ्रिन दे अपीयर रेड इन कलर, मोस्टली मरीन विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर वाटर, ठीक है। एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट ग्रेटर डेप्थ, मतलब बहुत, जैसे हम जब समुद्र की बात करते हैं तो 500 मीटर के नीचे, 500 मीटर के नीचे यानी आधा किलोमीटर के बाद सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती, तो वो एफोटिक जोन हो जाता है, यानी जहां पर लाइट नहीं आ रही है। लेकिन यदि हम देखें तो ये 500 मीटर की हम बात करें तो ये रेड एल्गी यहाँ पे भी प्रेजेंट होकर के रेड एल्गी यहाँ पर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट यानी सर्वाइव कर रही है। तो सर्वाइव कर रही है इसका मतलब वो अपने सारे मेटाबॉलिज्म को ऑपरेट कर पा रही है, वो यहाँ पर इतने डेप्थ में रह करके फोटोसिंथेसिस भी कर पा रही है। क्यों? क्योंकि देखो फाइकोबिलिन्स जो प्रेजेंट है इसमें, आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन जो प्रेजेंट है वो जो होती है वो इसमें शॉर्टर वेवलेंथ एंटर होगी, ठीक है। जो सनलाइट की शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज विबग्योर में शॉर्टर वेवलेंथ, विबग्योर, आर तो लॉन्गर वेवलेंथ हो गया, ठीक है, और विबग्योर ये ब्लू वाला रीजन जो है ये शॉर्ट वेवलेंथ का है, ठीक है। दैट इज इसमें एनर्जी हाई है तो ये काफी अंदर तक पेनिट्रेट होती है, तो इस एनर्जी को, शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो होती है ये आर फाइकोइरिथ्रिन की होती है। इस वजह से रेड एल्गी डेप्थ में होते हुए भी फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल हो जाती है। ओके, सो आर फाइकोइरिथ्रिन मोस्टली मरीन विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन एट ग्रेट डेप्थ ऑफ द सी। स्टोर्ड फूड जो है फ्लोरिडियन स्टार्च है, और ये फ्लोरिडियन स्टार्च को देखो तो वो लुक एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है, वेरी सिमिलर टू ग्लाइकोजन या एमाइलोपेक्टिन। ये 2020 का क्वेश्चन था, 2020 का डेफिनेटली। रिप्रोड्यूस, अब इनमें फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रेगमेंटेशन सभी एल्गीज जो है फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा यहाँ नॉन मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जू स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। रेड एल्गी और स्पायरोगायरा की लाइफ साइकिल में हम कंप्लीटली एब्सेंट कराएंगे किसको, दैट इज मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल को। तो नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स भी ये बना करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ कंपलसरी है, oogamous है,
ठीक है, oogamous है। तो यहाँ पर दैट इज oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ विथ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, और कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम। ठीक है, और इसमें ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, दैट इज अगर ऑब्टेन करते हैं। कैराघिन भी हम रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, कैराघिन कॉन्ड्रस अभी इसके पहले भी बताया उससे ऑब्टेन किया जाता है। पोरफायरा एडिबल एल्गी है। पॉलीसाइफोनिया जो है इसको हम एक पोस्ट, मतलब जब यदि हम रेड एल्गी की लाइफ साइकिल देखते हैं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल हमें रेड एल्गी में देखने को मिलती है, जिसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो ये हो गया क्लियर, इसमें इतना है। देन जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा, जब यदि हम एक रेड एल्गी की लाइफ साइकिल को देखते हैं तो इन्होंने लिख के दिया हमें कि दैट इज इसमें नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो हम देखते हैं कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम स्टार्ट करते हैं। तो रेड एल्गी की लाइफ साइकिल में देखते हैं तो ये गैमेटोफाइट बताने की तो जरूरत है नहीं, यानी वो प्लांट जो गैमेट प्रोड्यूस करता है। और गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा सब में लगती जाएगी। ठीक है, और अच्छे से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये कॉन्सेप्ट को समझ के आ चुके हैं। ठीक है, ये गैमेटोफाइट है तो ये गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो गैमेट्स में यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि रेड एल्गी की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसको हम कार्पोगोनियम बोलते हैं, कार्पोगोनियम। ठीक है, और रेड एल्गी में हमने oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, यानी जो रेड एल्गी है वो एनी हाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगी। ठीक है, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में हमने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ रोडोफाइसी के केस में oogamous सिर्फ और सिर्फ oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जब कभी भी oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन जो हो जाता है वो इंटरनल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हमने कार्पोगोनियम कहा। अब यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही लेना है हमें। ये दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो है ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर के ये जो प्लांट बॉडी बनाएगा इसको हम बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बोल रहे हैं ना, स्पोरोफाइट बोल रहे हैं, यानी स्पोर तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो कार्पोस्पोरोफाइट माइटोसिस से ये कैसा होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉयड हो जाएगा क्योंकि जाइगोट से बन रहा है, कहीं मैंने बीच में तो मियोसिस करवाई नहीं है। ठीक है, तो ये बना कार्पोस्पोरोफाइट माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिप्लॉयड कार्पोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये डिप्लॉयड स्पोर जो है, कार्पोस्पोर जो है, ये जर्मिनेट होकर के एक और स्पोरोफाइट बनाएगा जिसे हम टेट्रा स्पोरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरोफाइट। टेट्रा स्पोरोफाइट में जो स्पोरेंजियम होगा उसमें मियोसिस होगी और ये हैप्लॉइड टेट्रा स्पोर बनेंगे। ठीक है, और ये हैप्लॉइड टेट्रा स्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट को बनाएंगे। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। यहाँ पर केवल गैमेटोफाइट और सिंगल स्पोरोफाइट से नहीं, दो हम स्पोरोफाइट देख रहे हैं, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रा स्पोरोफाइट। इसको मैं अगेन एक बार ले रही हूं, दैट इज गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होंगे, उनका काम क्या होगा, माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स का प्रोडक्शन करना। मेल एंड फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हो गया, इसमें मेल गैमेट भी जो है वो नॉन मोटाइल है, और मेल गैमेट जो है वो भी नॉन मोटाइल है क्योंकि रोडोफाइसी की लाइफ साइकिल में मोटाइल सेल कंप्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना। जाइगोट डिवाइड होकर के उसने क्या बनाया, डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, ये कार्पोस्पोरोफाइट ने माइटोसिस से कार्पोस्पोर्स को बनाया। तो माइटोसिस है, यानी अभी भी ये कार्पोस्पोर जो है वो डिप्लॉयड है, जो कि जर्मिनेट होकर के उसने टेट्रास्पोरोफाइट बनाया, और ये टेट्रास्पोरोफाइट में मियोसिस होकर के हैप्लॉइड टेट्रास्पोर बने जो कि जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है। तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स का फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पर हो गया। ओके, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल ये होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक चार्ट देखते हैं, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पर मतलब यदि पूरा देखा जाए तो हम एल्जीन किससे मिलता है ये सब तो हमने देख ही लिया, तो ये बिल्कुल जो मेन चीजें हैं उनको समराइज कर देता है।
यहाँ क्लोरोफाइसी देखो ग्रीन एल्गी है तो पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है। रिजर्व स्टार्च जो है मेनली रिजर्व फूड मटेरियल मेनली स्टार्च है, कुछ ग्रीन एल्गी ऑयल के रूप में भी फूड को स्टोर करती हैं। देन सेल वॉल में सेलुलोज होगा, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लैजिला है, जो स्पोर या गैमेट्स बन रहे हैं जो फ्लैजिलेटेड हैं, उनमें जो भी फ्लैजिला होंगे वो एपिकल टिप पर प्रेजेंट होंगे, और ये जो है 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, और सबका साइज जो होगा वो इक्वल साइज के होंगे, ठीक है। आइसोकोन्ट कंडीशन कहते हैं हम इसको, आइसोकोन्ट, ठीक है। इतना रहने दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इक्वल साइज के हैं तो आइसो वर्ड यूज होता है, कोन्ट इसको बोला जाता है। देन ये एल्गी जो है ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर है, खारे पानी में है, समुद्र में है, सब जगह देखने को मिलती है, सॉल्ट वाटर सभी जगह देखने को मिलती है। तो यहाँ जो ये याद रखना है कि फ्लैजिला का नंबर 2 से 8 के बीच हो सकता है, और फ्लैजिला जो इंसर्टेड होंगे फ्लैजिलेटेड सेल में वो उसके अपेक्स दैट इज टिप पर होंगे, ओके। अब फियोफाइसी आप जब लेते हो तो फियोफाइसी में देखो, इसको हम ब्राउन एल्गी पे बोलते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी है और फ्यूकोजेंथिन है, ठीक है। इसमें स्टोर फूड जो है मैनिटॉल और लेमिनेरिन है जो कि शुगर अल्कोहल होते हैं। इसमें सेलुलोज है, सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी है, उसके बाहर जो है एल्जिन डिपॉजिट था, ठीक है। इसमें जो मोटाइल सेल है दैट इज जूस्पोर या गैमेट्स जो बनते हैं वो होते तो पायरिश फॉर्म है, पियर शेप है, लेकिन इनमें फ्लैजिला का जो इंसर्शन होता है वो लेटरल साइड पे होता है, टिप पर नहीं होता। और फ्लैजिला जो होते हैं मतलब फ्यूफाइसी में आपको बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर में रेयरली देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब सब मोस्टली जो ब्राउन एल्गी है वो कहाँ देखने को मिलती है, आपको समुद्र में ही देखने को मिलती है। देन ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर में भी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद रेड एल्गी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए और डी हो जाता है इसमें, और इसमें फाइकोइरिथ्रिन की फाइकोइरिथ्रिन की प्रेजेंस के कारण ये रेड एल्गी की दिखाई देती हैं। इसका फ्लोरेडियन स्टार्च होता है, ठीक है, जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलरिटी शो करता है। देन सेलुलोज पैक्टिन की, और इसके अलावा पॉलीसल्फेट एस्टर्स, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, अगर गैलेक्टोज, सल्फेटेड गैलेक्टोज, अगर हम अभी जस्ट हमने इसको रिकॉल किया था, ठीक है। मोटाइल सेल कंप्लीटली एब्सेंट है। ये कुछ रेड एल्गी फ्रेश वाटर में है, ब्रैकिश वाटर में भी है, और सॉल्ट वाटर मोस्टली जो है वो सॉल्ट वाटर में और वार्मर रीजन में होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगेन इसको आप देख लो यहाँ पर इसके लेवल में किसका फूड स्टोरेज, क्या रिजर्व फूड है, फ्लैजिला का क्या सीन है, रेयरली फ्रेश वाटर में मिलने वाली एल्गी जो है वो क्या है, दैट इज वो ब्राउन एल्गी होती है, ओके। और हमने क्लियरली देखा यहाँ जो एल्गीज में जो सेक्स ऑर्गन बनेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको रेड एल्गी का कार्पोगोनियम बोला या ऊगोनियम बन रहा है, तो उसमें कोई जैकेटेड सेल नहीं होगी। जैकेटेड सेल मतलब थोड़ा सा एल्गी के रिलेशन में हमने देखा कि एल्गी एक ऐसा ग्रुप था प्लांट में जो जिस तरीके से जीना चाह रहा था वो जी रहा था, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो कर रहा था, वो डिप्लॉन्टिक भी शो कर रहा था, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी, फ्लैजिलेटेड सेल भी प्रोड्यूस कर रहा था, नई भी प्रोड्यूस कर रहा था, एम्ब्रियो भी बना रहा था, नई भी बना रहा था, ये सब चीजें चल रही थी इसमें, ठीक है। और जो सेक्स ऑर्गन इसके थे, आइदर इट इज एंथ्रीडियम हुआ या ऊगोनियम हुआ, उसमें कोई जैकेटेड लेयर नहीं प्रेजेंट थी। मतलब सिंपल है, जैसे ये ऊगोनियम है तो इसके ऊपर यदि हम एक जैकेट लगा दें तो एल्गी को ड्राई होने से वो रोकेगा, मतलब गैमेट्स को ड्राई होने से रोकेगा। एल्गी के मोस्टली एक्वेटिक रह जाने का कारण यही था कि यदि ये धूप में मतलब टेरेस्ट्रियल होती तो इनमें कोई, इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनमें कोई स्टेराइल जैकेट या उसको धूप वगैरह से बचाने के लिए कोई स्टेराइल जैकेट नहीं थी, इसलिए ये कन्फाइंड रह गई एक्वेटिक एरियाज में ही, ओके। और एम्ब्रियो दैट इज लाइफ साइकिल पैटर्न, हम कुछ भी तीनों टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न देख रहे हैं, जिसमें आप ये याद रखिए फ्यूकस, यही याद कर लो, फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म भी शो करते हैं, यानी बिल्कुल हायर प्लांट के समान लाइफ स्टाइल रखता है फ्यूकस, ठीक है। देन इसके अलावा एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया, ये जो हैं ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं, जो कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा शो करते हैं। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास वगैरह को देखो, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, तो मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी पूरा की पूरी उनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड स्टेट में
निकल जाती है। ओके, उनकी लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। ओके, तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो और इसके बाद हम ब्रायोफाइटा को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम आगे स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा, लेकिन उसके पहले एक इमेज जो डिफरेंट एल्गीज की एनसीईआरटी ने दी है उसको जरूर देख लेते हैं। वो है, दैट इज ये इमेज। ओके, यहाँ पर आप ये देखो, दैट इज कुछ रेड एल्गी, कुछ ब्राउन एल्गीज की इमेज दी हुई है। तो ये जो है कॉलोनियल फॉर्म है जो कि हम वॉलवॉक्स और यूडोराइना में देखते हैं। ये यूलोथ्रिक्स की इमेज दी है। यूलोथ्रिक्स में होल्ड फास्ट और एपिकल सेल का डिफरेंशिएशन हमने देखा था। इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो गर्डल्ड शेप या सी शेप था। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं, दैट इज वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। ओके, देन इसके बाद ये हम देख रहे हैं, ये जो 3 हैं ये हैं ब्राउन एल्गी। इसमें ये फर्स्ट जो है वो लेमिनेरिया है, दूसरे नंबर पे जो है ये फ्यूकस है, ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है और ये डिक्टियोटा है। ठीक है, और हम मतलब ब्राउन एल्गी से हमने एल्जिन को देखा है। इसके अलावा ब्राउन और एल्गी जो होती है वो गुड सोर्स ऑफ आयोडीन भी होता है। डिक्टियोटा से आयोडीन भी ऑब्टेन किया जाता है। तो थायराइड के ट्रीटमेंट में इनडायरेक्टली हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ब्राउन एल्गी थायराइड के ट्रीटमेंट में यूज होता है यदि आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर ये दोनों जो है रेड एल्गी हैं। ये पोरफायरा है जो कि एडिबल एल्गी है, और ये पॉलीसाइफोनिया है जिसमें हमने जिसकी लाइफ साइकिल एक तरीके से दैट इज गेमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट, ये वाली जो लाइफ साइकिल हमने देखी थी दैट इज वो पॉलीसाइफोनिया के रिलेशन में देखी थी। ओके, सो ये कुछ एल्गीज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्यों बोल रहे हैं हम इनको? जैसे कि यदि हम कॉर्डेटा में देखते हैं तो एम्फीबिया जो क्लास है उसमें ये है कि वो टेरेस्ट्रियल लाइफ तो उनकी हो गई थी, लेकिन उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता था। ठीक है, तो उसी तरीके से ब्रायोफाइटा टेरेस्ट्रियल तो हुए लेकिन इनका रिप्रोडक्शन वाटर पर डिपेंडेंट था, क्योंकि ये मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस करते थे। एंथ्रोजोइड्स जो प्रोड्यूस होते थे वो मोटाइल होते थे, और उनको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि ब्रायोफाइटा के केस में आर्किगोनियम कहलाती है, तो ये जो बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स है उनको पानी के थ्रू ही वो मूव होकर के इसमें आ सकते थे। ठीक है, तो जो रोल जैसे कि एम्फीबिया को हम देखते हैं कि वो उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंसी बनी हुई थी, उसी तरीके से हम ब्रायोफाइटा को भी देखेंगे कि ये टेरेस्ट्रियल तो हुए लेकिन इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंसी बनी हुई थी। ठीक है, ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा टर्म ब्राउन ने दिया था। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी जो है वो SR कश्यप है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी जो है वो आयंगर हैं। ठीक है, और फ्रिस्ट FRISTCH फ्रिस्ट जो है फादर ऑफ फाइकोलॉजी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी आयंगर, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी SR कश्यप। ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, कुछ 960 जीनस हैं और 24,000 के करीबन इसमें 960 जीनस में स्पीशीज हैं। और जो वेस्टर्न हिमालय है उसे गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब वेस्टर्न हिमालयाज में ये जो ब्रायोफाइटा हैं, ब्रायोफाइटा में भी लीवरवर्ट हम अभी पढ़ेंगे वो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, इसमें हम मॉसेस, लीवरवर्ट और NCERT ने नहीं मेंशन किया हॉर्नवर्ट जो एंथोसिरोटॉप्सिडा के मेंबर हैं उनको हम हॉर्नवर्ट बोलते हैं। तो ये सब मिल करके ब्रायोफाइटा को बनाते हैं, दैट इज मॉसेस और लीवरवर्ट NCERT मेंशन कर रहा है। हॉर्नवर्ट भी जो है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ये कहाँ उगेंगे? क्योंकि हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी जगह में जहाँ उनको पानी अवेलेबल हो जाए, तो दैट इज मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स, डिपेंडेंसी डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। First group where embryo formation is compulsory, sexual reproduction oogamous। फर्स्ट ग्रुप जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी एज अ रूल इस्टेब्लिश हो चुका था। लाइफ साइकिल जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, प्ले रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉल्यूशन। अभी हम इसको देखते हैं। अब ब्रायोफाइटा को पढ़ने से पहले हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स को समझते, फिर पूरी चीज उसी पर इम्पोज कर देना है हमें। ठीक है,
तो यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मीन्स प्लांट बॉडी में एक हैप्लॉइड स्टेज भी देखेंगे और डिप्लॉइड स्टेज भी देखेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज यानी क्या हो जाएगा, वो गैमेटोफाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मार्केंशिया है तो हम ब्रायोफाइटा को क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होती, भले इनके समान के स्ट्रक्चर लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भले ही हो जाए, बट ट्रू रूट एंड स्टेम एंड लीफ यहाँ पर absent होंगी। तो हम जब इसकी लाइफ साइकिल देख रहे हैं तो प्लांट बॉडी कैसे भी हो थैलॉइड ही कहलाएगी। तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा में जो मेन जनरेशन होती है, जो हम ब्रायोफाइटा देखते हैं, वो एक्चुअली वो गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट है तो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे। यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्कीगोनियम बोलते हैं, जो बिल्कुल एक फ्लास्क के शेप का होता है। नीचे जो ये फूला पोर्शन है दैट इज ये इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से आर्कीगोनियम दिखाई देती है। ये इसकी नेक है। ठीक है, और ये नीचे का फूला हुआ पोर्शन जो होता है वो वेंटर होता है। वेंटर अपने में एग को रखता है, और ये एग सेल हो गई, और एक ये वेंटर में ही एक और सेल होती है जिसे हम वेंटर कैनॉल सेल कहते हैं। और ये नेक है, तो नेक जैसे ये बनी हुई है, ये नेक बनी हुई है, तो नेक बनी हुई है तो यहाँ देखो इस तरीके से सेल की ही तो सेल ही तो मिलकर के नेक बनाएंगी। तो ये जो है ये नेक सेल है। ठीक है, ये नेक सेल है, और इसके अंदर जो सेल है वो नेक कैनॉल सेल है। ठीक है, फिर यहाँ पर कवर सेल प्रेजेंट होती हैं जो आर्कीगोनियम को जब तक इसके अंदर एग मैच्योर नहीं हो जाएगा इसको पैक करके रखेंगी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, एक आर्कीगोनियम है जो कि ब्रायोफाइटा का फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, आर्कीगोनियम। इसमें नेक और वेंटर है, वेंटर में एग है और वेंटर कैनॉल सेल है, और जो नेक है वो नेक की जो कवरिंग बनी है वो नेक सेल से बनी है, और नेक के अंदर यानी जैसे ये इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी, उनको हम नेक कैनॉल सेल बोलेंगे। इन सेल को हम नेक सेल, बाहर की जो कवरिंग है उसको हम नेक सेल बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ एंथ्रीडियम बनेगा। तो एंथ्रीडियम जो होता है ब्रायोफाइटा के केस में ऑलवेज स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होगी, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये एंथ्रोजोइड्स यहाँ से पानी से होते हुए यहाँ पर एग के पास जाएगा, फ्यूज होकर के जाइगोट बना लेगा। यहाँ पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी कि जो ब्रायोफाइटा है उसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, दैट इज ये हैप्लॉइड है। ठीक है, अब ये आर्कीगोनियम है, जो ये आर्कीगोनियम इसके अंदर ये इसका प्लांट है, इस प्लांट में ये आर्कीगोनियम लगी हुई थी इस तरीके से। अब यहाँ पर जाइगोट जो बन गया, ये जाइगोट डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। तो अब मैं बार बार ये पूरा प्लांट नहीं शो करूंगी, ये जैसे ये आर्कीगोनियम है इसके अंदर स्पोरोफाइट बना, तो ये स्पोरोफाइट जो है जाइगोट से बन रहा है, ये डिप्लॉइड जाइगोट था उससे ये स्पोरोफाइट बना, ये वाली अंदर वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्पोरोफाइट बना, तो ये स्पोरोफाइट का फुट है जो किसके अंदर धसा हुआ है, वेंटर के अंदर, आर्कीगोनियम की वेंटर के अंदर। ये सीटा कहलाता है और ये कैप्सूल कहलाता है। यहाँ पर हर एक सेल जो होगी कैसी है, हर एक की सेल जो होगी वो डिप्लॉइड होगी। यहाँ पर फिर डिफ्रेंशिएट होंगे स्पोर मदर सेल। कैप्सूल के अंदर जो सेल भरी हुई है, ये कैप्सूल है फूला हुआ, इसके अंदर जो सेल भरी हुई है वो है SMC यानी स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड होंगी। इनमें मियोसिस होगी। ठीक है, और एक स्पोर मदर सेल जो है मियोसिस से 4 हैप्लॉइड स्पोर को प्रोड्यूस करेगी। 4 हैप्लॉइड स्पोर में से एक हर अलग अलग हो जाएंगे, ये स्पोर जर्मिनेट होकर के फिर गैमेटोफाइट बना लेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ ये गैमेटोफाइट भी देख रहे हैं जो कि हैप्लॉइड है, ये स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉइड प्लांट है। तो यहाँ पर दोनों स्टेज क्लियर, मतलब वेल डेवलप्ड हैं। गैमेटोफाइट भी डेवलप है और वही मेन जनरेशन है। यहाँ स्पोरोफाइट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, उसको खाने की जो जरूरत है वो ये जो गैमेटोफाइट है यही पूरा करके देगा। ठीक है, मतलब स्पोरोफाइट खुद के लिए खाना नहीं बनाएगा, वो किसका, उसको खाना बना करके कौन दे रहा है, गैमेटोफाइट प्लांट बना के दे रहा है। ये फूड जो है ये यहाँ पर देखो, ये जो है ये इसका ब्रायोफाइटा का प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है और फूड जो है इससे खींचता जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज गैमेटोफाइट इज मेन प्लांट इन ब्रायोफाइटा। ठीक है, मेन जनरेशन ब्रायोफाइटा की गैमेटोफाइट होती है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे,
जिनमें गैमेट के फ्यूजन से आर्किगोनियम के अंदर जाइगोट बना, जो कि डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बना करके स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वो खाना किससे लेगा? गैमेटोफाइट प्लांट से लेगा। स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में कैप्सूल, सीटा और फुट प्रेजेंट होंगे। फुट का काम जो होगा दैट इज वो फूड एब्जॉर्प्शन करना होगा गैमेटोफाइट प्लांट से। सीटा जो है कैप्सूल जहां पर स्पोर बनने वाले हैं उसको ऐसे देखो, ये इसमें अंदर धंसा रहेगा ना, इसमें अंदर धंसा रहेगा। ये जैसे ये एक वो है, ये फुट हो गया। अब कैप्सूल को ऊपर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि कैप्सूल में स्पोर बनेंगे और स्पोर को डिस्पर्स करना है, दूर दूर फेंकना है, जिससे कि ये ब्रायोफाइटा की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, सब जगह ये स्पोर फैले। तो ये सीटा जो है कैप्सूल वाले पोर्शन को गैमेटोफाइट प्लांट से ऊपर उठा करके अलग कर देती है। एक तरीके से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का काम करती है वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर इसको मैं एक बार फिर से बना रही हूं, इसको हम लिख के बनाते हैं। गैमेटोफाइट प्लांट, इसमें आर्किगोनियम बनी और ये एंथ्रीडियम बना। एंथ्रीडियम भी स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, इसमें भी स्टॉक प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एग है, ये बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइट यहाँ पर पहुंचे, oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब यहीं पर जाइगोट डेवलप होना शुरू हुआ और जाइगोट डेवलप होकर के इस आर्किगोनियम के ही अंदर उसने क्या बनाया? दैट इज कैप्सूल, सीटा और फूड बना लिया। ये कैप्सूल है, ये छोटा सा बनेगा, ये फूड, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ये पूरा की पूरा, ये जो पूरा ग्रीन स्ट्रक्चर है जो कि पूरा की पूरा स्पोरोगोनियम या ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट है, इसकी हर एक सेल जो है डिप्लॉयड है। यहाँ पर कैप्सूल में जो सेल प्रेजेंट है उनको हम स्पोर मदर सेल बोल रहे हैं, जिसमें मियोसिस हो रही है। मियोसिस होने से यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ये कैप्सूल बस्ट होगा, ओपन होगा, स्पोर्स बाहर जाएंगे और जर्मिनेट होकर के इस गैमेटोफाइट को, प्लांट को बनाएंगे। यही होता है ब्रायोफाइटा में। चाहे आप फ्यूनेरिया पढ़ लो, चाहे मार्केंशिया पढ़ लो, वहाँ पर ये जो प्लांट बॉडी जो दिखाई दे रही है, जैसे मैं अभी यहाँ पर इसको इस तरीके से बना रही हूँ, तो ये लीवर वर्ट की प्लांट बॉडी ऐसी देखने को मिलती है। फ्यूनेरिया में यदि हम देखेंगे तो वो रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज गैमेटोफोर को शो करता है। बाकी लाइफ साइकिल पैटर्न जो रहेगा, जो हम पढ़ रहे हैं कि जो गैमेटोफाइट है वो मेल एंड फीमेल गैमेट बनाएगा, आर्किगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, आर्किगोनियम के अंदर ही स्पोरोफाइट डेवलप होगा, जो जिसमें उसके कैप्सुलर पोर्शन में स्पोर मदर सेल होगी जो मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनाएगी और हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर के फिर से गैमेटोफाइट को बनाएगा। ठीक है, तो कंपलसरी क्या देखा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखा। इसके अलावा हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा। इसके अलावा हमने oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। अब देखो, जो मैंने एल्गी के समय बोला था कि उनके सेक्स ऑर्गन में स्टेराइल जैकेट नहीं है, तो यहाँ जो आर्किगोनियम है या एंथ्रीडियम है, ये जो मैं अभी सेल बना रही हूँ, इसको कवरिंग बना रही हूँ, ये स्टेराइल जैकेट है। तो ये जैसे ये ब्रायोफाइटा धूप में उग रहा है, तो यहाँ पर ये जो गैमेट्स बन रहे हैं, तो इनके चारों ओर जो स्टेराइल जैकेट है वो अंदर, इसके अंदर जो गैमेट्स प्रेजेंट है उनको सूखने से रोक देती है। तो एल्गी के केस में स्टेराइल जैकेट कंप्लीटली एब्सेंट थी, लेकिन ब्रायोफाइटा के केस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है सराउंडेड है इन स्टेराइल जैकेट से। ये नेक सेल और वेंटर सेल जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? वो एक्चुअली स्टेराइल जैकेट का पार्ट है। एंथ्रीडियम है तो ये एंथ्रीडियम के चारों ओर ये जो सेल है ये स्टेराइल जैकेट है, और जो गैमेट्स बनेंगे वो ऑलवेज बाइफ्लेजिलेटेड गैमेट होंगे। ठीक है, ये इतनी चीजें। ठीक है, तो ये मतलब इवोल्यूशनरी, इन्होंने देखो एल्गी ऐसे थे, उन्होंने सब टाइप के लाइफ साइकिल को ट्राई किया। जो हैप्लॉन्टिक थे जैसे कि स्पायरोगायरा वगैरह हमने देखा, यूलोथ्रिक्स, उनसे आगे चल करके, क्योंकि उनमें मेन जनरेशन कौन सी थी? हैप्लॉइड थी, उन्हीं से आगे चल करके इस तरीके से ब्रायोफाइटा का इवोल्यूशन हुआ होगा, उन्हीं में चेंजेस हो करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रायोफाइटा में मेन जनरेशन हैप्लॉइड हो गई, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एज ए रूल हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेराइल जैकेट की प्रेजेंस। ठीक है, प्लांट बॉडी थैलॉइड। ठीक है, मियोसिस कहाँ होगी? स्पोरोफाइट जो है फुट, सीटा, कैप्सूल में डिवाइडेड होगा और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, अपना खाना नहीं बना पाएगा, गैमेटोफाइट से वो फूड को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू फूड। ठीक है, ये चीज। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्ले रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। इकोलॉजिकल इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जब बेयर रॉक में, चट्टान में या सैंड में
कोई प्लांट सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है तो लाइकेन के बाद पहुंचने वाले जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा होते हैं। इसके अलावा यदि आप इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखो तो अभी हम इमेज देखेंगे तो ये इस तरीके से ब्रायोफाइटा जो है ये सॉइल है तो इसके ऊपर बिल्कुल मैट लाइक फैल जाते हैं, एक चटाई जैसे बिछाई जाती है ना, मैट बिछाई जाती है, उसी तरीके से सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये सॉइल ये है, तो यहाँ पर सॉइल एयर या वाटर के लिए एक्सपोज नहीं होती, तो इस तरीके से ये सॉइल इरोशन से बचाते हैं सॉइल को। ठीक है, तो एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये देखा कि पायोनियर स्पीशीज के रूप में प्रेजेंट हो गए, और दूसरा हम देख रहे हैं सॉइल इरोशन को, सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये जो है यहाँ पे, इसको हम बाद में देखेंगे, ये इसमें बस देख लो मार्केंशिया है ये। ठीक है, मार्केंशिया जो होता है उसका थैलस जो होता है, उसकी जो प्लांट बॉडी होती है चपटी होती है। ये वेंट्रल सरफेस हुई, ये डॉर्सल सरफेस हुई। वेंट्रल सरफेस में चाहे कोई सा भी हो, यहाँ पर सबस्ट्रेटम से फिक्स करने के लिए राइजोइड्स होते हैं, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसे हम राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेटम जैसे रूट जो है प्लांट को फिक्स करके रखती है सॉइल में, वैसे ही राइजोइड्स जो होते हैं वो इसे फिक्स करके रखते हैं। यदि मार्केंशिया है, यहाँ पर हम मेन जो एनसीईआरटी 2 को ही पढ़ा रही है हमें, एक लीवरवर्ट बोल रही है और एक मॉस बोल रही है। तो मॉस की जो राइजोइड्स होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, यूनिसेलुलर और विदाउट सेप्टा होती हैं। ठीक है, और जबकि जो मॉस की होती हैं ये मल्टीसेलुलर होती हैं और इनमें ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ऑब्लिक सेप्टेट होती हैं, तिरछा सेप्टा प्रेजेंट होगा ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ डिफरेंस याद रख लो, लीवरवर्ट की राइजोइड्स यूनिसेलुलर होंगी, मॉसेस की राइजोइड्स जो होती हैं वो मल्टीसेलुलर विथ ऑब्लिक सेप्टा होती हैं। ठीक है, देखो ये लीवरवर्ट है, इसकी प्लांट बॉडी देखो और इसकी प्लांट बॉडी देखो, दोनों में ही ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ अब्सेंट है, बट यहाँ पर आपको लीफ लाइक या स्टेम लाइक या रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ की राइजोइड्स में आप एक चीज और नोट करो, ठीक है, यहाँ की राइजोइड्स में आपको ब्रांचिंग नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ की राइजोइड्स में ये मल्टीसेलुलर तो है, ब्रांच्ड भी है, ऑब्लिक सेप्टा भी है, तो ये यहाँ इमेज से ही इसको क्लियर करो, इनके राइजोइड्स में ब्रांचिंग है, इनके राइजोइड्स में ब्रांचिंग नहीं है। लीवरवर्ट के राइजोइड्स यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, विद ऑब्लिक सेप्टा होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से डिफरेंस है। ये देखो ये स्फेग्नम की इमेज दी हुई है, ये फ्यूनेरिया की इमेज दी हुई है, तो डिफरेंट लग रहा है ना यार। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनके केस में आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही है। तो ब्रायोफाइटा, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा मोर डिफरेंशिएट देन एल्गी। ठीक है, मेन जनरेशन गैमेटोफाइट, थैलस लाइक, या तो ये थैलॉइड तो होंगे, या तो जमीन में क्रॉल करते हुए होंगे, या इरेक्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि हम स्फेग्नम और फ्यूनेरिया में अभी जस्ट देख करके आए, सीधे भी हो सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स अटैच देम टू सबस्ट्रेटम, सॉइल से अटैच करके या जहां पे भी वो ग्रो हो रहे हैं उससे अटैच करके रखते हैं। ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स कंप्लीटली एब्सेंट। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेटोफाइट इज मेन जनरेशन, इट प्रोड्यूसेस गैमेट, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। और गैमेट मेन जनरेशन गैमेटोफाइट है और वो गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। तो गैमेट किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे? माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, माइटोटिक गैमेट इनमें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा इज मल्टीसेलुलर विथ स्टेरॉइड जैकेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आर्किगोनियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसके अंदर सिर्फ एक एग प्रोड्यूस होता है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है जो बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स दैट इज एंथ्रोजोइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंथ्रोजोइड्स रिलीज्ड इन वाटर, जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएट डज नॉट, सॉरी इसका हो जाएगा जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ठीक है, मल्टीसेलुलर बॉडी और तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, जैसा कि हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखते हैं कि जाइगोट बना नहीं कि वो मियोटिकली डिवाइड होकर के हैप्लॉइड स्पोर को प्रोड्यूस कर देता है। ब्रायोफाइटा के केस में जाइगोट में तुरंत मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता, बल्कि वो स्पोरोफाइट बनाता है माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन, स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक नहीं होता, वो फूड के लिए डिपेंड करता है गैमेटोफाइट में। थ्रू रिडक्शन डिवीजन ये हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा और जर्मिनेट, और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाएंगे। जो हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रायोफाइट इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बहुत कम है, ये कुछ मैमल्स और बर्ड के इन्हें खाते हैं, कुछ मैमल्स और बर्ड्स इन्हें खाते हैं,
और स्फेग्नम और बॉग मॉस, स्फेग्नम जो इमेज दिखाई थी उसे हम बॉग मॉस या पीट मॉस भी कहते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। पीट मतलब स्फेग्नम, जब स्फेग्नम जहाँ पे भी ग्रो करेंगे ना, ये बहुत ग्रिगेरियस झुंड में ग्रो करते हैं। इसकी सेल वॉल जो है कंप्लीटली डिग्रेड नहीं होती और ये पीट के रूप में प्रेजेंट रहता है। पीट और भी कई लोग बनाते हैं, लेकिन मोस्टली जो कई और प्लांट्स भी पीट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीट जो है स्फेग्नम प्रोड्यूस करता है। ये पीट हाइग्रोस्कोपिक यानी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, तो इसका यूज हम ट्रांसशिपमेंट यानी एक शहर से दूसरे शहर में मुझे कुछ वेजिटेबल या फ्लावर्स भेजने हैं, तो उनको वो सूखे नहीं, तो हम उसकी पैकिंग पीट मॉस से कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज पीट का यूज हम फ्यूल, मतलब पानी छिड़क दोगे तो पानी पीट एब्जॉर्ब करके रखेगा। ठीक है, सूखा यूज करोगे तो वो फ्यूल के रूप में भी काम करेगा। तो पीट जो है फ्यूल के रूप में भी यूज होता है और ट्रांसशिपमेंट में ये पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज होता है। क्योंकि ट्रांसशिपमेंट में ये पैकिंग के रूप में क्यों? क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। मॉसेस एंड लाइकेन, हाँ अब हम सिंपल सा है, अभी बात करके आ चुके हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एक तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और दूसरा ये पायोनियर स्पीशीज होता है। ब्रायोफाइटा को एनसीईआरटी में जो मेनली जो दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, लीवरवर्ट एंड मॉसेस। तो लीवरवर्ट एंड मॉसेस में जो है दैट इज इनकी प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर। लीवरवर्ट जो होते हैं वो फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, जबकि मॉसेस जो होते हैं ये इस तरीके से उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट होती है, इरेक्ट होते हैं। कुछ लीवरवर्ट भी हैं, उनमें भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे पोरेला वगैरह कुछ प्लांट है, वो आप लोग का नहीं है, बट क्योंकि एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है तो वो हम जरूर देखेंगे उसको। तो दैट इज मेन जो डिफरेंस है इसमें, इनके स्पोरोफाइट में भी डिफरेंस है, इनके गैमेटोफाइट में भी डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ पर ये देखो, अब फिर से एक बार इमेज देखो, ये लीवरवर्ट है। लीवर क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? जैसे लीवर में कई लोब्स होते हैं ना, हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसी तरीके से डाइकोटमस ब्रांचिंग शो करते हैं। ये यहाँ, फिर ये जो आगे बढ़ेगा तो फिर ये इस तरीके से दो में डिवाइड होगा, ये आगे बढ़ेगा तो फिर इस तरीके से, ये बढ़ेगा तो इस तरीके से। तो डाइकोटमस ब्रांचिंग है, तो ये हिपैटिक लोब्यूल के समान दिखाई देते हैं, इस वजह से हम इनको लीवरवर्ट बोल रहे हैं। ओके, तो ये और ये जो है ये मॉसेस हैं। तो एनसीईआरटी ने लीवरवर्ट और मॉस में डिवाइड किया। तो लीवरवर्ट जो है हिपैटिक कॉप्सिडा, हिपैटिक यानी लीवर, हिपैटिक कॉप्सिडा यानी जिनमें थैलस जो है लीवर लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और मॉसेस इसको हम ब्रायोप्सिडा कहते हैं। तो ब्रायोप्सिडा में हम सारे मॉसेस को रखते हैं। एक्चुअली जो ट्रू मॉस है वो ब्रायोफाइटा, दैट इज ब्रायोप्सिडा में ही आते हैं। इसके अलावा हम जब सिलेजिनेला पढ़ेंगे तो उनको क्लब मॉस वगैरह बोलेंगे। हम एक दैट इज क्लेडोनिया को हम क्लेडोनिया रेंजीफेरा को भी हम मॉस बोल करके आए, रेंडियर मॉस बोल करके आए, बट एक्चुअली ट्रू मॉस जो है वो ब्रायोफाइटा को बिलोंग करते हैं। ओके, कॉमन ने भले ही रख दो, बट ट्रू मॉस जो है वो ब्रायोफाइटा होते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये मार्केशिया को देखो। मार्केशिया जो होता है मोनोइशियस होता है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स हो गया इसमें। फ्लैट स्ट्रक्चर होती है डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस से इस तरीके से ये जो है राइजोइड्स हैं, जो कि अनब्रांच्ड हैं, यूनिसेलुलर हैं। और डॉर्सल सरफेस पर हम देख रहे हैं कि डॉर्सल सरफेस पर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है जेमा कप हैं, जेमा कप, ये जेमा कप है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर मैं अभी और दिखाऊंगी। इस तरीके से जेमा कप होते हैं। इसमें हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ग्रीन कलर की, ये जेमा कप है, तो इसके ऊपर मल्टी सेलुलर ग्रीन कलर की जेमी लगती हैं। ये यहाँ से गिर करके नीचे जाएंगी, सबस्ट्रेटम पे जाएंगे, तो ये भी एक नया थैलस बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो जेमा कप के थ्रू मार्केशिया जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी करता है। और जेमा कप, तो जेमा कप अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? मार्केशिया का। इसके अलावा देखो यहाँ पर, इसको हमने बोला है डायोशियस, यानी ये मेल, ये आर्किगोनियोफोर है, दैट इज ये हो गया फीमेल थैलस और ये हो गया मेल थैलस। तो आर्किगोनियोफोर को देखो कैसे ये रेडिएट होते हुए, इसकी इमेज अभी हम देखेंगे। और एंथ्रीडियोफोर देखो, ये इस तरीके से छतरी के जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। यहाँ पर ये जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप देखोगे तो एक्चुअली इस तरीके से उल्टे लटकी हुई ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर इस तरीके से आठा आर्किगोनियम, इस आर्किगोनियो, ये तो आर्किगोनियोफोर है पूरा,
ये आर्किगोनियोफोर का स्टॉक है, यहाँ पर ये जो निकल रहे हैं आर्किगोनियोफोर से, इसमें इस तरीके से आर्किगोनियम लटकी हुई रहती है। ओके, और ये हो गया एंथ्रीडियोफोर, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एंथ्रीडियास लगे हुए दिखाई देंगे। ओके, जिसके अंदर बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होंगे। ये इसको इस इमेज में हम एक बार और आएंगे वापस जब वो पढ़ेंगे फ्यूनेरिया। ये देखो, ये आर्किगोनियोफोर, ये रियल इमेज है, ये दिख रहा है, ये मार्केंशिया, ठीक है। ये जो ये देख रहे हैं, ये आर्किगोनियोफोर है, ये इस तरीके से है। इसमें ही ये उल्टी लटकी हुई, दैट इज ये जैसे है, इसको मैं ऐसे ऊपर उठाऊं ना, तो यहाँ पर आपको इसमें ऐसे उल्टी शेप की नीचे की तरफ ओपन ऐसे यहाँ है, तो ये आर्किगोनियोफोर इनके इसमें इस तरीके से दिखाई देंगी। देन फिर ये देखो, ये एंथ्रीडियोफोर है, अलग दिख रहा है ना, ये आर्किगोनियोफोर इस तरीके की दिखाई दे रही है, एंथ्रीडियोफोर आपको ये इस तरीके के दिखाई दे रहा है जिसमें एंथ्रीडियम लग रहे हैं। इसके अलावा ये जो है, जब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया तो ये देखो, ये सीटा, ये कैप्सूल, इस कैप्सूल फूटेगा तो इससे स्पोर्स जो है बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये जैमा कप है, इसके अंदर ये देखो, ये जो दिखाई दे रही है ये स्ट्रक्चर, ये जैमीज होती हैं, ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं। ओके, तो एक्चुअली कई बार ना हमें मालूम नहीं रहता, और ये चीज़ें हमारे आसपास भी, मतलब यदि आप कभी भी हिली एरिया में चले जाओ तो आपको बहुत सारे ब्रायोफाइट्स दिखाई देंगे। फ्यूनेरिया जो हम बोलते हैं ना, मॉस जो बोल रहे हैं, जब खूब बारिश होता है और दीवालों में काई जम जाती है, बोलते हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर का हो गया, वो एक्चुअली ब्रायोफाइट ही होता है, ठीक है, मॉसेस ही होते हैं वो, ठीक है। कभी ध्यान से देखना उसको, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना तो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर और थोड़ा और मैच्योरिटी होगी तो स्पोरोफाइट, ये सब चीज़ें दिखाई देगी उसमें। अब लीवर वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। लीवर वर्ड डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होगा, क्लोजली अप्रेस्ड हो गया, सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहेगा विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स जो कि यूनिसेलर है। देन थैलॉइड होगा, लीफी, इसमें कुछ लीफी मेंबर भी हैं, दैट इज हिपेटिक ऑप्सिडा। लीवर वर्ड में कुछ लीफी मेंबर भी हैं, जिसमें से एक का नाम मैंने आपको बोला था, पोरेला वगैरह जो है, जो ब्रायोफाइटा है वो हेपेटिक ऑप्सिडा लीवर वर्ड है, बट वो लीफी स्ट्रक्चर को शो करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल विथ अपेंडेजेस इज टोरो, तो जो लीफी मेंबर हैं तो उसमें जो लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं वो 2 रो में होते हैं। इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि लीवर वर्ड के जो लीफी मेंबर हैं उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर कितने रो में बनती है, दैट इज 2 रो में बनती हैं। तो हर एक छोटी चीज को एनसीईआरटी का पढ़ के रखो। ओके, देन ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन या मल्टीसेलर एसेक्सुअल बर्ड, जिसे हम जैमी, जो कि हम अभी देख करके आए हैं, जो कि मार्केंशिया के थैलस के डॉर्सल साइड पर ग्रो करती है। प्रोड्यूस ऑन डॉर्सली लोकेटेड जैमा कप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोशिया। हाँ, यदि आप लीवर वर्ड को देखो तो जो रिक्शिया भी एक लीवर वर्ड है जो कि मोनोशियस होता है, लेकिन मार्केंशिया जो होता है वो डायोशियस होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है फुट सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। मियोसिस जो होती है कैप्सूल में उपस्थित स्पोर मदर सेल में होगी, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर बनेगा जो कि जर्मिनेट होकर के फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बने आएगा। तो ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट तो फ्री लिविंग है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है ब्रायोफाइटा के केस में। ओके, देन इसके बाद मॉसिस की जो क्लास है, ठीक है, ब्रायोफाइटा तो डिवीजन हो गया, उसकी क्लास में हमने एक हिपेटिक ऑप्सिडा देखा है, एक एंथोसेरोटॉप्सिडा जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, और तीसरा हम देखते हैं ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा में हम सारे मॉसिस को रखते हैं। तो मॉसिस में डिफरेंस क्या हो जाता है, मॉसिस किस तरीके से, तो मेनली डिफरेंस हम देखते हैं, एक तो प्लांट बॉडी में हो जाता है कि दैट इज एक, जैसे मार्केंशिया रिक्शिया जो है वो लीवर वर्ड दैट इज डॉर्सल वेंट्रली डिफरेंशिएटेड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस इमेज को पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये जो है फ्यूनेरिया है, ये जो है स्फेग्नम है। स्फेग्नम का कॉमन नेम पीट मॉस है। फ्यूनेरिया का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, ये कॉर्ड मॉस कहलाता है। और इसके अलावा हम एक और देखते हैं, दैट इज, उसे हम जस्ट मिनट, ओके, सो अगेन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो पहला जो है दैट इज फ्यूनेरिया, इसको हम कॉर्ड मॉस कहते हैं, इसको हम पीट या बॉग मॉस कहते हैं। इस फेग्नम का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम पढ़ करके आ चुके हैं। इसके अलावा एक और नाम मेंशन है पॉलीट्राइकम,
जिसको हम हेयर कैप पॉलीट्राइकम, इसे हम हेयर कैप मॉस कहते हैं, हेयर कैप मॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नेम्स भी इनको थोड़े से याद रखिएगा आप। अब यहाँ पर क्लियरली है, यहाँ यदि हम देख रहे हैं मॉस बोल रहे हैं तो लीवरवर्ट में हमने कंपल्शन कुछ जरूर वहाँ पे भी लीफी थे, जिसमें जो स्टेम लाइक एक्सिस था उसमें 2 रो में हमने देखा था कि लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, जो एग्जाम्पल मैंने आपको पोरेला का बोला था। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली है कि प्लांट बॉडी जो है रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएटेड है। मॉस की राइजोइड्स मल्टीसेलर विथ ऑब्लिक सेप्टेड एंड ब्रांच्ड क्लियरली देखने को मिल रही है, ये इमेज से ही ध्यान रख लो। ओके, और ये बिल्कुल इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है। जब हम मॉस की बात करते हैं तो मॉस के लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक जो होता है क्रॉलिंग होता है, मतलब प्रोस्ट्रेट होता है, जमीन के सहारे बढ़ता है, जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं, और दूसरा जो फोटो देख करके आ रहे हैं वो वाला। ओके, तो एक और पेज होगा, हाँ ये तो सिंपल है, इसको हम पढ़ते हैं फिर इसके बारे में डिटेल कर लेंगे। मॉसिस या मॉसिस की क्लास का नाम होता है ब्रायोप्सिडा। गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, एक प्रोटोनीमा स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होती है, और दूसरी जो होती है लीफी स्टेज प्रोटोनीमा स्टेज जो कि फर्स्ट स्टेज होती है, जो कि स्पोर के जर्मिनेशन से बनती है। ये क्रीपिंग होती है, जमीन जैसे क्रीपिंग यानी दैट इज ये जमीन है या सबस्ट्रेटम है, तो ये प्रोटोनीमा जो होगा वो इस तरीके से ही इससे ही बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा जो बोल रहा है और ये जो प्रोटोनीमा बनता है तो वो जो कैप्सूल में हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं ना, उसके डायरेक्ट जर्मिनेशन से प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोटोनीमा दैट इज प्रोटोनीमा ओनली, प्राइमरी नहीं। प्रोटोनीमा स्टेज जो होती है फर्स्ट स्टेज होती है, जो कि हैप्लॉइड स्पोर जो कैप्सूल स्पोरोफाइट में बना है, कैप्सूल में बना है, उसके जर्मिनेशन से जो बनता है वो पहले प्रोटोनीमा ही बनता है। तो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, क्रीपिंग होता है, ग्रेन होता है, ब्रांच्ड होता है, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज को शो करता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो लीफी गैमेटोफाइट होता है, जो हम इमेज देख करके आ रहे हैं वो। ठीक है, तो ये भी गैमेटोफाइट है, और वो जो हम इमेज देख के आ रहे हैं वो भी गैमेटोफाइट है। जब ये कैप्सूल में एक स्पोर बना है, ये कैप्सूल में जो स्पोर बना है वो जर्मिनेट होकर के पहले इस प्रोटोनीमा को बनाता है, जो क्रीपिंग होता है, फिलामेंटस होता है, ब्रांच्ड होता है। फिर इससे जो है ये इसमें लैटरल बड का फॉर्मेशन होगा, और ये लैटरल बड जो है इससे फिर क्या बनाएगी, इस तरीके से लीफी गैमेटोफोर को प्रोड्यूस करेगी। यहाँ मेक इट क्लियर, ये वाला प्रोटोनीमा कभी भी सेक्स ऑर्गन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ ये होगा कि ये छोटे छोटे टुकड़े में फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लेगा, इसमें बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी जो है वो इस लीफी गैमेटोफाइट को ही दी गई है, लीफी गैमेटोफाइट को ही दी गई है। इन गैमेटोफाइट के अपेक्स पे आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम लगेंगे। यहाँ पे भी है तो ये ब्रायोफाइटा ही, तो इसका भी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन वही, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम जो हम पढ़ के आए हैं वही होगा, सब कुछ वही होगा, बस ये दिखने में अलग दिखाई दे रहे हैं। और इसकी गैमेटोफाइट 2 स्टेज से मिलकर के बनी है, दैट इज स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोटोनीमा बनता है, फिर प्रोटोनीमा में लैटरल बड का फॉर्मेशन होगा, या हो सकता है कि ये जो एक लीफी गैमेटोफाइट हमने देखा था उसकी जो ब्रांच राइजोइड्स है वो उससे ही बड का फॉर्मेशन हो जाए और यहाँ पर ये लीफी गैमेटोफाइट बन जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लीफी गैमेटोफाइट ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्स ऑर्गन जो लगते हैं ये अपेक्स पे ही लगते हैं, यहाँ बीच में कहीं नहीं लगेंगे, अपेक्स में ही लगेंगे सेक्स ऑर्गन, वो हमने इमेज में भी देखा है। ठीक है, तो ये डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोन। हाँ, अब ये जो ये एनसीईआरटी जरूर ये बोलती है कि फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज लीफी गैमेटोफाइट जो कि सेकेंड स्टेज है वो डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या हुआ, प्राइमरी प्रोटोनीमा तो डायरेक्टली स्पोर के जर्मिनेशन से बना। अब ये जैसे जो स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोटोनीमा बना वो प्राइमरी प्रोटोनीमा है। अब ये है कि ये प्रोटोनीमा फ्रेगमेंटेड हो गया, और इन फ्रेगमेंट से फिर कोई लैटरल बड से ये लीफी गैमेटोफाइट बन गया, तो वो जो फ्रेगमेंट हिस्सा है या लैटरल बड जो बन रही है उससे जो गैमेटोफोर बनेगा उससे डेवलप होगा, दैट इज लीफी गैमेटोफाइट। ओके, तो जो ये एनसीईआरटी जरूर लिखती है कि डेवलप जो लीफी गैमेटोफाइट है वो किससे डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम इसको पहले क्लियर ही कर लेते हैं। ये है, ये जैसे
जैसे ये राइजोइड्स है, इसका ये छोटा सा टुकड़ा अलग हुआ, ठीक है, ये टुकड़ा है। अब ये जो है सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, इसमें कोई लैटरल बड बनी और ये लैटरल बड ने फिर ये गैमेटोफाइट को बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा डायरेक्टली स्पोर जर्मिनेशन से बन गया, सेकेंडरी प्रोटोनीमा कोई इंजर्ड पार्ट से बन जाएगा, कोई फ्रेगमेंटेड पार्ट जो हो जाएगा वो उससे जो प्रोटोनीमा डेवलप हो रहा है उसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहेंगे। यानी स्पोर जर्मिनेशन से प्राइमरी प्रोटोनीमा बना, प्राइमरी प्रोटोनीमा फ्रेगमेंट हो गया या इंजर्ड पोर्शन से कोई प्रोटोनीमा बन गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से फिर हम देख रहे हैं ये लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और हमेशा अपेक्स जो होगा वहीं पर हम देखेंगे सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, ओके। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा की स्टोरी। और जो लीफी गैमेटोफाइट होते हैं ये अपराइट होते हैं, हमने देखा ये इरेक्ट हैं, ये इसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होती है, ठीक है। जैसे हमने हिपैटिक ऑप्सिडा में देखा कि एक्सिस के में 2 वर्टिकल रोज में लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे, यहाँ पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो स्पाइरली, एक्सिस जो स्टेम लाइक है उसमें स्पाइरली अरेंज्ड होंगी, ठीक है, विथ मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स बियर, ठीक है, ओके। और जो इसमें राइजोइड्स हैं वो मल्टीसेलुलर हैं, ब्रांच्ड हैं एंड ऑब्लिक सेप्टेड हैं। और सेक्स ऑर्गन ब्रांचेस के अपेक्स में होंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होगा, ठीक है। बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलॉबरेट देन दैट इन लीवरवर्ट, वो हम देखते हैं। इलॉबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल इज फाउंड इन मॉसिस, ठीक है। तो यहाँ कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमारी जो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखी वही देखा है, उसमें हमने देख लिया थैलेस के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, राइजोइड्स के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, लेकिन जो बेसिक लाइफ साइकिल है वो वैसी की वैसी ही है। ये देखो यहाँ पर पहले इसको देख लो, दैट इज ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो है ये लीफी गैमेटोफाइट दिखाई दे रहा है, और ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये उसके कैप्सूल्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी अभी हम बात करेंगे, ओके। ये सारों इन सब चीज़ों की बात करेंगे। इनका स्पोरोफाइट है, जो हम पेरिस्टोम टिथ वगैरह पढ़ते हैं वो पेरिस्टोम टिथ ये हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो अब इसको यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि ये जैसे फिनेरिया है, इसकी मल्टी ब्रांच्ड राइजोइड्स वगैरह हो गई, और स्पाइरली अरेंज्ड जो है इसमें लीफ है, ठीक है। इसके अपेक्स पे यहाँ पर आर्किगोनियम लगी, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट से फिर वही बना, जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट डेवलप हुआ। ये जो है ये स्पोरोफाइट ऐसा है, ये फुट हुआ, ये सीटा हुआ, और ये कैप्सूल हुआ। अब यहाँ पर तो मैं सिंपल सा कैप्सूल बना रही हूँ, बट इसका कैप्सूल जो होता है क्वाइट इलॉबरेट स्ट्रक्चर को शो करता है एज कंपेयर टू मार्केंशिया। तो यहाँ पर यदि हम इसका देखते हैं, कैप्सूल देखते हैं, मतलब स्पोरोफाइट देखते हैं, तो इस तरीके से खूब लंबा सीटा होता है, तो ये थोड़ा सा पेंडुलस हो जाता है, झुक जाता है। यहाँ पर ये कैप्सूल जो है एक कैप पहना रहता है, जिसको हम अपर्कुलम कहते हैं। बिल्कुल ये ऐसे है तो इसके ऊपर एक कैप पहना दो जो अलग हो सकती है, ये कैप, ठीक है। तो ये जो पूरा कैप्सूल है ये कैप्सुलर पोर्शन है, इसमें हम ये नीचे के पोर्शन को हम एपोफाइसिस बोलते हैं, ये बीच का जो इतना पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीका बोलते हैं, जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और ये इतना पोर्शन जो कैप पहनी हुई है इस स्पोरोफाइट ने, उसको हम अपर्कुलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये रहता, और इसमें ये सेंट्रल जो है स्टेराइल स्ट्रैंड होता है जो कंडक्शन के काम करता है, इसे हम कॉलुमेला बोलते हैं। ये बीच में जो है स्टेराइल है मीन्स ये स्पोर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसे हम बोल रहे हैं कॉलुमेला, ओके, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये फर्टाइल जोन होता है, जहां पर एसएमसी होंगी, स्पोर मदर सेल होंगी, जिसमें मियोसिस से यहाँ पर खूब सारे स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। ये स्पोर्स बन गए इनमें मियोसिस होने से। अब क्या होगा, जब ये कैप्सूल मैच्योर हो जाएगा तो इसकी कैप जो है वो हट जाएगी, कैप हट जाएगी तो आप स्ट्रक्चर इस तरीके से देखोगे,
इसके पहले और ये जो थीका और कैप्सूल जहां ज्वाइन होते हैं ना, वहां पर मतलब ये एक सेल की, एक पतली पतली सेल की एक रो है, फिर एक और पतली पतली सेल की रो है। मतलब जो जैसे ये है, ये कैप वाला पोर्शन है और ये जो है थीका वाला पोर्शन है, यहां पर ऐसे है। तो यहां जब ये जो कैप खत्म हो रही है और जहां पर थीका स्टार्ट हो रहा है, तो दो रिंग होती हैं, एक अपर रिंग होती है, एक लोअर रिंग होती है। जो ये वाली रिंग है इसको हम रिम या डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इस ये पतली पतली जो सेल हैं, थिन वॉल्ड सेल हैं, वो सूख जाएंगी, वो वहां से हट जाएंगी, तो एक अपर कुलम जो कैप है वो आसानी से बाहर, मतलब वहां से हट जाए, जगह से हट जाए। तो यहाँ पर दो रिंग प्रेजेंट हैं, उनमें अपर रिंग को हम क्या बोल रहे हैं? रिम या डायफ्राम बोल रहे हैं, और पतली पतली सेल की ये जो दूसरी रो है उसको हम एन्युलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ को कैप थी और कैप हट गई, तो यहाँ पर कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी? ये कैप्सूल दिखाई देगा, कैप हट गई है तो अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे बिल्कुल इस तरीके से ऐसे होल ये और यहाँ क्या भरा हुआ है? यहाँ स्पोर भरे हुए हैं, मतलब इस एरिया को मैंने हटा दिया, तो अब ये जो स्पोर को निकलने के लिए यहाँ से जगह मिलेगी, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो है ये बिल्कुल टिथ लाइक स्ट्रक्चर को शो करते हैं। अब यहाँ पे हम वापस से आते हैं, ये देख रहे हो ना, ये जो है ये थीका है, इसका अपर कुलम जो है निकल गया है, ये देखो ये एन्युलस दिखाई दे रहा है। और ये पूरे ये दांत दिखाई दे रहे हैं, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हैं, वो एक्चुअली शुरू में कैसे रहेंगे? ये ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, दो रो में प्रेजेंट रहते हैं। एक अंदर की रो होती है जिसे हम एंडोस्टोम कहते हैं, और एक बाहर की रो होती है उसको एक्सोस्टोम कहते हैं। एक्सोस्टोम में भी 16 दांत होते हैं और एंडोस्टोम में भी 16 दांत होते हैं, हमारे जैसे इनकी भी 32 ही होती है, ठीक है। तो जब इसमें जो एक्सोस्टोम है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। और इसके अंदर जो कैविटी है वहां क्या भरा हुआ है? स्पोर भरा हुआ है। तो इनकी मूवमेंट, ये जो दांत हैं, जिसमें पेन रख दूं, दांत हैं, तो ये क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण ये अंदर वाला पोर्शन है वो थीका है, ठीक है। ये इस तरीके से खुलते और बंद होते हैं और स्पोर्स का और यहाँ से स्पोर्स जो है निकलते जाते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होती है टीथ की, एक्सोस्टोम की। ओके, तो सिंपल सा जो इसका कैप्सूल वो बोल रहा है कि स्पोरोफाइट मोर इलॉबरेट है लीवरवर्ट के कंपैरिजन में, तो उसका कहने यही चीज जो है, जो इलॉबरेशन है, कि जो कैप्सुलर फुट बहुत लंबा सीटा होगा। ये हम देख ही रहे हैं कितने लंबे लंबे यहाँ पर हमें स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्टॉक दिखाई दे रहा है ये सीटा है और ये कैप्सूल है। ये देखो, ध्यान से देखो इसको, ये कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, इसको भी ध्यान से देखना, फिर से मैं इसको हटा दे रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरीके से ही खुलते बंद होते हैं और इसके अंदर जो यहाँ पर स्पोर है ये बाहर निकलते हैं। तो ये चीज है। यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन आता था कि हम जब देखते हैं स्पोरोफाइट में यहाँ पर कुछ फोटोसिंथेटिक सेल्स भी होती हैं कैप्सुलर एरिया में, एपोफाइसिस वगैरह में, थीका वाले पोर्शन में कुछ क्लोरोफिलस सेल भी होती हैं, तो ये कुछ अमाउंट में फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा एपोफाइसिस एरिया में प्रिमिटिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इस लाइन को बस ऐसे ही याद रख लो, ओके। दैट इज जो हमने देखा मॉसिस का स्पोरोफाइट है वो वेल डेवलप्ड है, फूड सेटा कैप्सूल सीटा बहुत लंबा हो जाता है, जो गेमेटोफाइट से इस कैप्सूल को बहुत ऊपर तक ले जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ जो कैप्सूल है वो एपोफाइसिस थीका अपर कुलम में डिवाइडेड होता है। थीका पोर्शन फर्टाइल होता है लेकिन उसका सेंट्रल पोर्शन कॉलुमेला होता है जो कि स्टेराइल होता है। यहाँ पर पेरिस्टोम टीथ दो रिंग में अरेंज होते हैं। आउटर रिंग वाले स्टोम टीथ को हम एक्सोस्टोम बोलते हैं और इनर रिंग को हम एंडोस्टोम कहते हैं। एक्सोस्टोम हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अपर कुलम थीका से दो रिंग वलय या दो रिंग से अलग होता है, ये थिन वॉल्ड सेल होती हैं। आउटर रिंग जो होती है उसे हम रिम या डायफ्राम कहते हैं। इनर वाले को हम, नीचे वाले को हम एनुलस बोलते हैं। इनके कारण
अपरकुलम दैट इज कैप हट जाती है और किसको एक्सपोज कर देती है, पेरिस्टोम टिथ को। बिल्कुल ये पेरिस्टोम टिथ के ऊपर यहाँ पर कैप थी, कैप हट गई, ये पेरिस्टोम टिथ खुल दिखने लग गए, ये खुल कर इस तरीके से स्पोर्स को लिबरेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेरिस्टोम टिथ्स 32, 16 + 16, यही चीज है मॉस में। देन पॉलीट्राइकम हेयर कैप मॉस, फ्यूनेरिया कॉर्ड मॉस एंड स्फेगनम पीट मॉस। मॉसेस को ब्रायोफाइटा की जिस क्लास में रखा गया है उसका नाम है ब्रायोप्सिडा। ओके, इसके बाद हम टेरिडोफाइटा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म कवर करेंगे, उसमें फर्न जो है वो टेरोप्सिडा क्लास में आएंगे। ठीक है, फर्न टेरिडोफाइट है, मॉसेस ट्रू मॉसेस जो हैं वो एक्चुअली ब्रायोफाइटा होते हैं जो ब्रायोप्सिडा क्लासेस में आते हैं। ओके, तो ये है, ये क्लियर। तो जो इसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, दैट इज यदि लीवरवर्ट में लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं तो वो 2 वर्टिकल रो में अरेंज होंगे। राइजोइड्स में डिफरेंस हमने 3-4 बार यहीं रिकॉल में लिया है। देन मॉसेस में जो लीफ अपेंडेजेस हैं, 2 लीफ तो है नहीं, लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं, वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। सेक्स ऑर्गन जो रहते हैं दैट इज वो कहाँ पे लगते हैं, इन फ्यूनेरिया या मॉसेस के अपेक्स में लगते हैं। फ्यूनेरिया जो होता है वो मोनेशियस है और प्रोटेंड्रस है, दैट इज एंथ्रोजोइड्स जो है पहले मैच्योर हो जाते हैं। अब इसके अलावा हाँ, कुछ इमेजेस जो हैं यहाँ पर, यदि अब मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर कौन डिप्लॉयड है कौन हैप्लॉयड है, तो ये स्ट्रक्चर जो ब्रांचेस है ये डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है। ठीक है, लीव्स क्या है, हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड, राइजोइड्स हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड। तो अब देखते जाओ, लीफ क्योंकि ये गैमेटोफाइट है, ठीक है, लीफी गैमेटोफाइट है, तो ये लीफ स्टेम जो कुछ भी स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्या होगी, वो हैप्लॉयड होगी। ठीक है, ये क्या है, सीटा है, तो ये किससे बना है, जाइगोट से बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिप्लॉयड हो जाएगा। कैप्सूल क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड होगा। कैप्सूल के अंदर जो स्पोर भरे हैं वो मियोसिस से बनते हैं, तो वो हैप्लॉयड होते हैं जो जर्मिनेट होकर के इस गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सिंपल, फुट, सीटा, कैप्सूल, ये क्या है, डिप्लॉयड है। राइजोइड्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर या जेमी, ये सब जो है हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है क्योंकि ये गैमेटोफाइट का पार्ट है। ओके, कोई कितनी भी ट्विस्टिंग करे कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल में क्या आपको हैप्लॉयड स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो मियोसिस का प्रोडक्ट होते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं, जो कि जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा का मोस्टली इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कमर्शियली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसका कम है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ये मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सॉइल, मतलब सरफेस के ऊपर, सॉइल सबस्ट्रेटम के ऊपर, जिससे कि सॉइल को इरोड होने से, ठीक है, रोकते हैं। इसके अलावा ये पायोनियर स्पीशीज के रूप में काम करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। ओके, तो इतनी सारी चीजें हैं, ये इनको याद करके रखिए। सिंपल सा है, बेसिक लाइफ साइकिल आप याद रखो, कहीं पे भी किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, केल्प, ये जो है ये कौन सी लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एल्गी मोस्टली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फ्यूकस एल्गी जो कि ब्राउन एल्गी है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन जनरेशन हैप्लॉयड होती है, जैसा एल्गी के केस में देखा। ब्रायोफाइटा हैप्लॉन्टिक नहीं है, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि हमने देखा स्पोरोफाइट भी है यहाँ पर वेल डेवलप। ठीक है, सिर्फ एक जाइगोट से डिप्लॉयड स्टेज रिप्रेजेंट नहीं हो रही, बल्कि स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, गेमेटोफाइट हैप्लॉयड जनरेशन को। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, केल्प, पॉलीसाइफोनिया और एक्टोकार्पस में देखने को मिलती है। एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, यानी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होंगे। तो यहाँ हमने अभी इस केस में देखा गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहे थे। स्पोरोफाइट में फुट, सीटा, कैप्सूल था, तो गेमेटोफाइट कहीं लीफी था, तो कहीं मार्किंशिया के केस में डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड था। लेकिन एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, उसमें आप
आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हो, मतलब एक्टोकार्पस का हैप्लॉइड प्लांट और एक्टोकार्पस का डिप्लॉइड प्लांट लुक अलाइक होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इसको हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ओके, तो ये है हमारा, दैट इज पार्ट 1 ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, फिर ये आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फैक्टर विच डिसाइड डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन एल्गी किया है हमने। इन व्हाट वे डिक्टियोटा जूस्पोर डिफर फ्रॉम यूलोथ्रिक्स जूस्पोर, डिक्टियोटा इज ब्राउन एल्गी, यूलोथ्रिक्स इज ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर हमने देखा था यूलोथ्रिक्स के जूस्पोर जो होगा उसमें एपिकल इंसर्टेड फ्लैजिला होंगे, इसमें लेटरली इंसर्टेड फ्लैजिला हो जाएंगे। ठीक है, यूलोथ्रिक्स बॉडी फॉर्म इज मोर इवॉल्व बॉडी फ्रॉम मोर इवॉल्व बॉडी फॉर्म देन स्पायरोगायरा। हाउ पढ़ा है आज ही हमने। क्लासिफिकेशन सिस्टम विच टेक मैनी करेक्टर इन कंसिडरेशन, ये भी मालूम है आपको, पढ़ा है हमने। वाई वी डू नॉट कंसिडर वेजिटेटिव करेक्टर एज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, बिकॉज पढ़ा है हमने। ठीक है, तो इसको आप लोग रिकॉल में लो कि किस लिए होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। तो ये था पार्ट 1। अब सेकेंड में कंप्लीट करेंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड सम वेजिटेटिव फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।